I hope you guys can see my screen, right? No, not yet. Okay. Probably in 3-4 seconds. अब दिख रही है. Okay. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. तो ये बेसिकली आपकी थर्ड इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. ठीक है. फर्स्ट तो हमने पढ़ी है अब तक कि आपकी होती है बैलेंस शीट. ठीक है. देन प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन ये थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और CFS भी बोल देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. तो अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं बेसिकली, क्योंकि आपकी जो जैसे बैलेंस शीट में सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं, एंड वो एक्टिविटीज हैं कि एसेट्स जिनका आपका अभी बेनिफिट मतलब Liabilities, यूज equities. करना बाकी है. हाँ. और मतलब और नीचे फिर इक्विटी, लाइबिलिटी, ऐसे. ठीक है. ये आपकी बैलेंस शीट हो जाती है. तो बेसिकली आपको पता लग जाता है कितनी देनदारियां हैं और कितनी लेनदारियां हैं. ठीक है. ये आपकी बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव होता है. देन प्रॉफिट एंड लॉस का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आपने जितना भी अपना इनकम जहां जहां से भी हुई है वो रिकॉर्ड हो जाती है, चाहे वो सेल से हुई हो, चाहे वो अदर ऑपरेटिंग इनकम हो कि कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से कोई एसेट सेल या परचेज करते वक्त, तो मतलब परचेज तो नहीं, सेल करते वक्त गेन या लॉस हो गया, तो वो उस तरीके की चीजें आपकी रिकॉर्ड हो जाती हैं यहाँ पे, क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड दूसरी तरफ आप उसके सारे एक्सपेंसेस नोट करते चले जाते हो कि ये टाइप के हमने एक्सपेंसेस करे. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, तीन मेन एक्टिविटीज में ये जो कुछ भी बैलेंस शीट एंड P&L में हुआ है ना, उसको तीन मेन एक्टिविटीज में सेग्रीगेट करते हैं. सबसे पहली एक्टिविटी होती है आपकी ऑपरेटिंग, जो कि सारी की सारी आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है. ठीक है. बिजनेस मतलब जिस भी चीज का बिजनेस है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो होंगी. अगर मान लो टेबल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी आप उसको सेग्रीगेट करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. देन सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज आप Sorry, कुछ भी anything related to manufacturing, could be purchase of raw material, could be labor, यस यस, सैलरी पेड और वगैरह salaries. वगैरह सब कुछ. हाँ. तो वो आपको Salaries, so it can come across two different things. कि salaries और wages अलग-अलग इसमें हो जाती है. If it's specifically mentioned wages, तो आपका balance sheet में जाएगा. ये किसने बोल सिखाया है बैलेंस शीट में आपको? नहीं, सॉरी, ऑपरेटिंग में जाएगा आपका. और इसमें सेल अलग से मेंशन है. अच्छा सॉरी, वो P&L में जाएगा. हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि P&L बनाने का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. और कैश फ्लो बनाने का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, एंड बैलेंस शीट बनाने का अलग ऑब्जेक्टिव होता है. तो इस वक्त हम कैश फ्लो को का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं. तो बेसिकली हम देखना ये चाहते होते हैं, कैश फ्लो हम बनाते क्यों हैं, हम देखना ये चाहते होते हैं कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं, ठीक है, यानी जो हमारा P&L में प्रॉफिट या लॉस आया है उसमें आपके ना दो अकाउंटिंग सिस्टम आप लोगों को याद है, एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम होता है और एक अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम होता है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज 90-95% कंपनीज अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम पे ही चलती हैं. ठीक है. जिसमें अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर आपने सेल्स या परचेज क्रेडिट पे भी की है, मतलब क्रेडिट पे परचेज की है या सेल की है, तो वो भी आपकी रिकॉर्ड होता है. राइट. वो भी आपका एक तरीके से बन जाता है कि क्रेडिट परचेजेस होगी तो आपकी लाइबिलिटी में जाके रिकॉर्ड हो जाएगी कि भैया ये आपने अभी देना है पैसा, जबकि आप इसके अगेंस्ट में इन्वेंट्री ले चुके हो या स्टॉक ले चुके हो अपना. ठीक है. इन्वेंट्री एंड स्टॉक को एक साथ ऐसे बोल रहा हूँ. स्टॉक डज नॉट मीन हियर शेयर्स एट ऑल. ठीक है.
unless it's a company which is operating in all this stuff only. But otherwise, stock is your inventory, which is like raw material, work in progress, and finished good type kind of thing. अच्छा, ठीक है तो अक्रूवल सिस्टम में ये होता है। और कैश सिस्टम में क्या होता है कि भैया जितनी कैश सेल्स हुई है, कैश परचेजेस हुई है, कैश एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे आप रिकॉर्ड करते हुए चलते हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, आप एक्रूवल सिस्टम से कैश सिस्टम की तरफ जाते हो और एनालाइज करते हो कि आपका इवेंचुअली कैश ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है एंड हाउ जो आपका बेसिकली ये ट्रेस करने का एक तरीका होता है आपका कि आपका जो ओपनिंग कैश था वर्सेस जो क्लोजिंग कैश है वो आज वहां कैसे पहुंचा जहां वो पहुंचा है। ठीक है, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम में तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते वक्त सब कुछ मैंने जैसा बोला ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करते हुए चलते हो। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि आप उन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को मतलब वापस से उनका इम्पैक्ट हटाओ अपने जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस था और वहां पहुंचो जहां आपका ओपनिंग कैश से आप क्लोजिंग कैश की तरफ पहुंचते हो। कि मान लो ओपनिंग में आपका कैश था 1 लाख रुपए, ठीक है, एंड क्लोज करते हुए आपका कैश है 1,20,000। तो ये 20,000 इंक्रीज हुआ, तो वो कैसे हुआ उस चीज को हम देख मतलब ऑब्जर्व करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 मेजर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में हमने देखा एसेट इक्विटी लाइबिलिटी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा एक साइड इनकम, एक साइड इनकम के बाद उसके बाद उस एक्सपेंसेस, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल अब नहीं करते एनीमोर, इसलिए एक साइड वाला एग्जांपल नहीं दे रही। तो पीएनएल में ये ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक आपका हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये पहली एक्टिविटी। देन सेकंड एक्टिविटी आप रिकॉर्ड करते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी आपकी होगी, वैसे सेकंड इन्वेस्टिंग होती है, थर्ड फाइनेंसिंग होती है, तो उसको वो कर लेना। बट मतलब ये 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को इन 3 टाइप की ट्रांजेक्शन्स में सेग्रीगेट कर देते हो एंड देन यू कम टू नो कि भाई अच्छा इसमें से मेरा कैश थ्रू दीज एक्टिविटीज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जो भी हुआ वो ऐसे हुआ और इसलिए हुआ। ठीक है, आप वो बट आंसर क्या सिर्फ जो कैश पेमेंट हुई है सिर्फ वो वाली तीनों में रखते हैं या सारी ही रखते हैं? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ना 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका तरीका डायरेक्ट मेथड और एक तरीका होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हो आप, सारी की सारी जितनी भी आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती है ना, जो भी क्वेश्चन में आपको दी हुई होती हैं उनको आप करते हो इग्नोर और सीधा कैश ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आप बनाते हो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में आप अपने मतलब जैसे प्रॉफिट से शुरू करा आपने, तो आप जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको एडजस्ट करते चले जाते हो। ठीक है, और देन यू अराइव एट अ नंबर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो डायरेक्ट तो मेथड में एक तरह से इनडायरेक्ट तो फिर अपनी ये पीएनएल का ऑल्टरनेटिव ही हो गई ना, उसमें भी सारे इनकम और एक्सपेंसेस हैं, इसमें भी सारे ही हैं। हाँ, लेकिन पीएनएल में जो इनकम एंड एक्सपेंसेस आपने कंसिडर किए हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जैसे इनडायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी नॉन कैश आइटम होंगे ना वो आपने मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरुआत करी कि ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था बिगनिंग। ठीक है, फिर उसमें से जितने भी नॉन कैश आइटम होंगे ना वो सारे आप उसमें एडजस्ट कर दोगे। यानी कि अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो आप उसको एक्सपेंसेस को मतलब पीएनएल में जो एक्सपेंसेस किए हैं नॉन कैश उनको ऐड बैक कर दोगे, और जो इनकम्स हैं नॉन कैश रिलेटेड इफ देर आर एनी बाय एनी चांस, तो उनको आप लेस कर दोगे। तो उनका इम्पैक्ट आप बेसिकली नलीफाई कर रहे होते हो, सो दैट यू इवेंचुअली अराइव एट योर
cash profit of you eventually arrive at your cash profit basis cash accounting. कैश प्रॉफिट नहीं बोल रही, कैश, यू अराइव एट योर कैश बेसिस जो हमारा कैश सिस्टम होता है, अक्रूवल सिस्टम के बजाय कैश अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है हमारा। यार ये तो फिर एक एग्जांपल से ही समझ आएगा कि एडजस्ट करने हाँ का तो मतलब क्या है। थोड़ा सा बट आप आगे बढ़ोगे। हाँ, बिफोर दैट जो आप सेकंड और थर्ड बोल रहे हो, मतलब आपने ऑपरेटिंग बताया, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, इनका भी एक एक एग्जांपल दे दो और क्या होता है। मैं सबका ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि बिना एग्जांपल दिए तो कुछ भी आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को अपना साथ रखो, सबके एग्जांपल मिलेंगे बुक में। ओके तो आपका पहला हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अब हम कि मतलब तीनों एक्टिविटीज के देखेंगे एक एक करके, तो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी आपकी, प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें इनफ्लो के किस टाइप के एग्जांपल होंगे कि आपकी कैश सेल्स आई। इनफ्लो की जब मैं बात कर रही हूँ मैं कैश इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, आउटफ्लो की जब भी मैं बात कर रहा हूँ मैं कैश आउटफ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम ये एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो मैंने कोई भी कैश सेल्स करी तो इनफ्लो मीन्स कंपनी में पैसा आया, राइट। मैंने उनको गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर किए, उसके बदले में मेरे पास कैश आया, ठीक है। या फिर अर्न रेवेन्यू जो होता है मेरा, ठीक है। अर्न रेवेन्यू याद है आप लोगों को, हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में इसके बारे में वो करा था, डिस्कशन किया था कि अर्न एसेट रेवेन्यू वो होता मानते है, थे। लायबिलिटी होती है। मैं बता देती हूँ एक बार और। तो अर्न रेवेन्यू मेरा वो होता है कि जिसमें मेरे पास पैसे तो मैंने उठा लिए लेकिन अभी गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करनी बाकी है, इसलिए मैंने उस रेवेन्यू को अभी अर्न नहीं किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूँ तो अर्न रेवेन्यू यानी कैश तो मेरे पास आ चुका है ना। तो इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, अब कुछ तो क्लाइंट्स आए, टेबल उठाई, कैश दिया, निकल लिए। बाकी कुछ एक कुछ क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो कहेंगे नहीं सर आप तो ना मेरे को ऑर्डर बना के दो, मेरे को ना ये आपकी स्टैंडर्ड वाली जो बनी रखी है ना वो टेबल्स समझ में आ नहीं रही है, सॉरी मैं बनवाना चाहता हूँ ये अलग से। वो कुछ अपना ही नया डिजाइन लेके आया है, उसने पूछा कि आप ये बना सकते हो, तो मैन्युफैक्चरर ने बोला बिल्कुल बना सकता हूँ, ठीक है जी कैश पकड़ो आप ये एडवांस, ठीक है। मान लो 10, 20, 30% एडवांस पकड़ाया उसने और कहा कि अब बाकी का मैं तब दे दूंगा जब आप मेरे को डिलीवर कर दोगे टेबल। या फिर ज्यादा ही भरोसेमंद इंसान है तो आपने 100% कैश उसको थमा दिया कि सर अब आप डिलीवर कर देना इस डेट तक, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी उसने डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं करी है या डिलीवरी ऑफ अगर लेट्स से एयरलाइंस का भी हमने एग्जांपल लिया था कि हम बुकिंग करा चुके होते हैं तो उनके पास एडवांस में पैसा तो चला जाता है, लेकिन सर्विसेज किस दिन देंगे, वो जिस दिन हमारी फ्लाइट है, राइट। तो वो अर्न रेवेन्यू में क्वालिफाई करता है। लेकिन क्योंकि कंपनी के पास कैश आ चुका होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सारा कुछ कैश के अराउंड इर्द गिर्द ही घूमेंगे, इसलिए दिस इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन इनफ्लोज ऑन अर्न रेवेन्यू, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि आपने कुछ क्रेडिट सेल्स भी करी हुई होती हैं, वो भी शॉर्ट केस होता है, राइट। कि कुछ किसी ना किसी ने तो उधार मांगी होगी, चाहे 5 दिन की मांगी हो चाहे 50 दिन की मांगी हो, कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होता ही है कि भाई साहब मैं दे दूंगा, थोड़ा सा अभी हार्ड टाइट चल रहा टाइप बोल के, ठीक है। या ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस भी होती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा भी जाता है। तो वहां से जो भी कैश आया वो भी आपका क्या होता है, इनफ्लो, ठीक है। क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है इसलिए इनफ्लो। अब इसी का आउटफ्लो देख लेते हैं कि आउटफ्लो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज में करते हैं, ठीक है। तो आपका आउटफ्लो होता है एक तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो आप सर्विस या गुड्स मतलब आप जिसमें डील करते हो उसके लिए ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ आपको परचेजेस भी करनी पड़ती है, ठीक है।
सो फॉर एग्जांपल एयरलाइंस वाले को अगर मैं बात करूं तो उसको अपना पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, एयरलाइन फ्यूल जो भी होता है, ठीक है, तो फ्यूल लेना पड़ेगा उसको, साथ में उसको स्नैक्स वगैरह ऑफर करता है अगर, तो वो सब भी उसको खरीद के पहले से ही रखने पड़ेंगे और ये सब, तो उसके लिए क्या पैसा लगता है, पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है, तो आउटफ्लो, ठीक है। देन आपकी हो गई बेसिकली रॉ मटेरियल भी कुछ भी, हाँ जी, कोई रॉ मटेरियल भी खरीदा वो भी इसी में आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फ्यूल उसके लिए, एयरलाइंस के लिए, या इवन एयरप्लेन्स भी उसके लिए, तो मतलब ये सारी चीजों के लिए उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, पहले वो ये चीजें एक्वायर करेगा, तब जाके तो वो सर्विस दे पाएगा, राइट। तो जिन चीजों के लिए पैसा देना पड़ रहा है वो आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो एक एक आपका रॉ मटेरियल, मटेरियल, सर्विसेज, ये सब हो गया। देन सेकंड एग्जांपल हो गया पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड बेनिफिट्स। इसमें हर टाइप का आ गया, सैलरी ये जस्ट एक एग्जांपल है, बट वो ये बोलना चाहते हैं कि हर वो टाइप का एक्सपेंस जिसमें आपका कैश बाहर जा रहा है, मतलब इवेंचुअली कैश जाएगा बाहर, ठीक है, वो आपका कैश आउटफ्लो ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। तो वो चाहे सैलरीज एंड बेनिफिट्स हो, चाहे वेजेस बोल लो आप उसको, चाहे और कोई मतलब रेंट बोल लो, मतलब किसी भी टाइप का एक्सपेंस बोल लो जिसमें आपका कैश बाहर जाना, ठीक है। तो ये सेकंड। देन थर्ड टाइप की आपकी हो गई पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे करते हुए भी आपका कैश बाहर जाता है, राइट, और वो सो करना ही यहाँ पड़ता है, पे दिस इज मैंडेटरी। यहाँ पे आउटफ्लोज क्लियर है, ठीक है। इनफ्लोज में हम आई थिंक बैलेंस शीट में कैश सेल्स और अनअर्न्ड रेवेन्यूज को ऑपोजिट साइड डालते थे, यहाँ पे हम इनको सेम साइड डाल रहे हैं, राइट। यहाँ पे ना एक बस हमने नजरिया अपना बदला है, क्योंकि अब मतलब जैसा मैंने ना शुरुआत में ही बैलेंस शीट P&L की बात इसलिए करी थी क्योंकि वो एक अलग नजरिए से बनाई जाती है, ठीक है। हम्म आप उसकी यूटिलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। हम्म तो मतलब बैलेंस शीट की यूटिलिटी ये होती है कि अगर मुझे एक बार में ये देखना हो कि मेरे पास कितने एसेट्स रखे हैं और मतलब कितनी मेरी लेनदारियां और कितनी मेरी देनदारियां हैं, ठीक है, वो एक नजर में एक झटके में पढ़नी हो तो मेरे को समझ में आ जाएगा बैलेंस शीट पढ़ के, ठीक है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग यूटिलिटी है, उसकी ये यूटिलिटी है कि मुझे ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज करी हैं, सेल करी है, परचेज करी है, एक्सपेंसेस और तरीके के हैंडल किए हैं, उन सबको करने के बाद फाइनली जेब में कुछ बचा भी कि नहीं बचा, वो उसकी यूटिलिटी है। सिमिलरली कैश फ्लो की जो यूटिलिटी है हमें यहाँ पे वो समझनी पड़ेगी कि कैश फ्लो की यूटिलिटी क्या है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं, ठीक है, उसमें मेरा कितनी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू कैश आया है और कितनी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू कैश बाहर गया है, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस अगर एक्स अमाउंट था, तो मैंने एक मतलब कुछ अमाउंट एक्स में से खर्चा है, कुछ एक्स में और एड ऑन हुआ है, तो मैंने वो सारी टाइप की ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करनी है कि जिसकी वजह से मेरे को कैश बढ़ा होगा और जिसकी वजह से मेरा कैश घटा होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कैश फ्लो ट्रांजेक्शन्स का, कि अगर मुझे मेरा कैश नहीं पता होगा ना कि मेरे पास कैश कितना है बिजनेस करने के लिए, तो देर आर चांसेस कि मैं अपने अगले इमीडिएट एक्सपेंस जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास वो ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब आपको देखना, मतलब कैश का हिसाब किताब रखने के लिए प्रॉपर कि कैसा चल रहा है मेरा कैश का हालचाल, कैसा चल रहा है, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ही बिल्कुल अलग है, तो अलग ऑब्जेक्टिव से अलग लेंस पहननी पड़ती है। और अलग लेंस का मतलब ये हो गया कि चाहे वो आपने कैश सेल्स को आप चाहे इधर लेके आते हो P&L में, और अर्न रेवेन्यू को आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो लाइबिलिटी साइड पे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए वो इनफ्लो है क्योंकि पैसा आ रहा है उसके थ्रू, और बाकी एक्टिविटीज जिनके थ्रू पैसा जा रहा है वो आउटफ्लो है, गॉट इट। ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो आपकी एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। अब ये किस तरीके की एक्टिविटी होंगी? जनरली बिजनेस के लिए ही जो हमने इन्वेस्टमेंट करी होंगी, चाहे वो लैंड या प्रॉपर्टी में करी हो, चाहे प्लांट में करी हो, चाहे इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह में करी हो। तो इस तरीके की बेसिकली आप देख रहे हो, ये आपके फिक्स एसेट टाइप के ट्रांजेक्शन है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में जो आप उनको एक्वायर किया हो या उनको डिस्पोज ऑफ किया हो, उसकी वजह से भी तो आपका कैश का आना और जाना लगा रहेगा, राइट? अगर आपने एक्वायर किया है तो कैश बाहर चला जाएगा, अगर आपने डिस्पोज ऑफ किया है अपना कोई प्लांट या प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट, तो आपका कैश अंदर आएगा, राइट? डिपेंडिंग अपॉन कि कितने में डिस्पोज ऑफ किया है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये छोटी मोटी जो इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखते हैं हम लोग की भाई 30 डे ट्रेजरी बिल, 90 डे ट्रेजरी बिल में हमने अपना पैसा वो डाल के रख लिया है कि भाई डिपॉजिट्स में डालते हैं ना हम, अपना एक्सेस कैश होता है तो हम थोड़ा सा उसको डिपॉजिट्स में डाल देते हैं, 90 डेज बिल, 180 डे ट्रेजरी बिल्स वगैरह में डाल देते हैं, ताकि माड़ा मोटा सा आपको इंटरेस्ट आता रहे। ठीक है, वरना जनरली आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि जो आपका मतलब करंट अकाउंट होता है ना, जो आपका करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने सेविंग अकाउंट्स नहीं बना सकती, वो उनके करंट अकाउंट ही बनते हैं, और करंट अकाउंट में आपका इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन दूसरी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट वगैरह ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो दूसरी वो जरूर मिल जाती है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट? यस। Yes. ठीक है, तो उसके हम थोड़े से एग्जांपल पढ़ लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अभी मैंने बताया कि अगर आप सेल करोगे तो पैसा आएगा अंदर, राइट? और ये हम ऊपर इनफ्लो ही ट्रैक कर रहे हैं इस वक्त अपनी। ठीक है, तो देन आपका हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही छोटी मोटी जहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स की हुई होंगी हमने, वो अगर हम बेच रहे हैं तो वो उससे भी हमारा पैसा आएगा। सेल ऑफ बिजनेसेस, कई बार हम पूरी की पूरी बिजनेस बेच रहे होते हैं, पूरी की पूरी तो नहीं, अगर पूरी बिजनेस ही बेच रहे हो तो फिर क्या ही कैश फ्लो बनाओगे उसके लिए, पर ठीक है, बिजनेस का कोई पार्ट बेच रहे होते हैं। मान लो मेरे पास 4-5 प्लांट्स थे, एक प्लांट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना गलत डिसीजन ही ले लिया मैंने लाइफ का ना, बेकार का, मतलब इस पे बहुत ही खर्चा आता है प्लांट में और ये बेनिफिशियल तो है नहीं किसी भी तरीके से, तो लेट से मैंने उसे बेच दिया अगर, तो उससे भी मेरा कैश आएगा, राइट? फिर आपका होता है रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती हैं, कई बार आप दूसरी कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो जब इन्वेस्टमेंट करते हो, कई कंपनीज करती हैं जो कैश रिच कंपनीज होती हैं, उनका तो बहुत सही हिसाब किताब चल रहा होता है इन सब चीजों में भी। तो अ, तो अ, मैंने बताया 90 डे 180 डे ट्रेजरी बिल, तो उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड मिल जाता है। तो ये इन सबसे पैसा इनफ्लो हो रहा है, और क्योंकि इनफ्लो हो रहा है तो आपने इसको इनफ्लो में रिकॉर्ड किया, क्योंकि पैसा अंदर आ रहा है तो। ठीक है, अब आउटफ्लो क्या हो जाएगा आपका? आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट परचेज किया है, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट ट्रांजेक्शन हो गई, ये सेल से ऑपोजिट परचेज। ठीक है, फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है या आपने किसी बिजनेस को एक्वायर किया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेग्रीगेशन करिए हमने अपने बिजनेस में जितने भी टाइप की एक्टिविटीज करते हैं उसको, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड थर्ड अब हम पढ़ेंगे यार फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यार ट्रेजरी बिल इन्वेस्टमेंट में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा? इन्वेस्टमेंट में आता है, Investment है यार. It's like buying a saving certificate or फाइनेंसिंग तो हो जाएगा आपकी बहुत। देखो, अब मैं पहले एक बार क्लियर ही कर देता हूँ आपको ये फंडा कि क्यों ट्रेजरी बिल मैंने इन्वेस्टिंग में बोला, क्योंकि आप क्या करते हो उसको शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके मतलब जो फाइनेंस टीम है
फाइनेंस में भी स्पेसिफिकली जो ट्रेजरी टीम है उसने कहा भाई पैसा एक्सेस में रखा है, इस पे 0% कमाने से तो अच्छा है ना मैं 90 दिन के लिए दे दूं। अभी मैंने देखा कि मेरी 90 दिन में जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है पैसे की, वो पैसा मैं अकाउंट में ही रखता हूँ। उसके बियॉन्ड जो मेरे पास एक्सेसिव कैश रखा हुआ है उसको मैं 90 डे ट्रेजरी बिल में रख देता हूँ। थोड़ा बहुत भी मान लो 2% भी कमाया तो कमाया ही ना, राइट? तो इसलिए उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल देते हैं कि छोटा मोटा थोड़े टाइम पीरियड के लिए बस आपने उसको वो किया। जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है वो होती है आपकी बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड को इकट्ठा करने की एक्टिविटी। ठीक है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका आ जाता है इशू ऑफ शेयर्स, कि आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस करना है, उसके लिए आपको चाहिए पैसा। पैसा लाने के लिए आपने क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए अपनी कंपनी के। ठीक है, ट्रेजरी बिल वगैरह ये जैसे अगर हम सेविंग अकाउंट से एफडी में डाल देते हैं ना, जस्ट टू अर्न हायर इंटरेस्ट रेट या एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ऑन आवर एक्स्ट्रा कैश लाइक दैट ओनली। पूजा होप आपको क्लियर है। ठीक है। ठीक है, इट्स लाइक कि अभी आपको आपने जैसे इंडिविजुअल की उसमें पर्सपेक्टिव में लेके चलूं तो हम लोग भी ऐसा कर देते हैं ना कि मान लो कोई मेरा बड़ा सा एक्सपेंस आने वाला है, तो मैं मान लो एसआईपी करके चलती हूँ, मतलब इसको अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं कि मान लो मैं एसआईपी करके चलती हूँ फॉर अ सर्टेन गोल। ठीक है, वो गोल है मेरा, शॉर्ट टर्म गोल है, मेरे को फॉरेन ट्रिप लगाना था, उसके लिए मैं अपनी एसआईपी करते हुए चल रही थी। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा था कि मैं 2 साल पैसे मतलब एसआईपी में डालूंगी, और मैं इतने पैसे डालूंगी कि लेट्स से मैंने जो भी फॉरेन ट्रिप था वो मेरा स्पॉन्सर हो जाए जब मेरे को 2 साल बाद पैसे की जरूरत हो। तो मैंने धीरे धीरे करके अपने 10,000 पर मंथ करके लेट से 2 साल पैसे डाले अपने। 240 तो मैंने डाले हैं, प्लस उसके ऊपर जो अर्न किया होगा उस म्यूचुअल फंड ने, तो लेट से मेरे पास 3-3.5 लाख का एक अमाउंट इकट्ठा हो गया, जस्ट एक रैंडम नंबर फेंक दिया मैंने। ठीक है, तो उसमें क्या करते हो कि जब आप अपने मतलब ये एक बहुत अच्छी टिप है फाइनेंस की, कि जब आप अपने गोल के बहुत पास होते हो ना, और आपने अगर मान लो आप अभी आपको 2 महीने रह गए हैं आपके फॉरेन ट्रिप में, तो आप और आप मार्केट अभी चल रही है अच्छी, तो आप क्या करोगे, अपनी एसआईपी कराओगे क्विट। ठीक है, और उसको 2 महीने के लिए उस पैसे को कहीं पे डाल के रख दिया जहाँ पे फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है। ठीक है, अपन लोगों के पास तो सेविंग अकाउंट भी एक अच्छी चीज है, उसमें मतलब 4-5% तो दे ही देते हैं आजकल बैंक। ठीक है, आजकल का जो सिनारियो चल रहा है, तो वहां डाल के रख लिया या ऐसे कर लिया, तो इट्स लाइक पार्किंग योर मनी फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। सो बिकॉज अभी आपकी इवेंचुअली रीसेंट उसमें कोई नीड नहीं है उस पैसे की, तो उसको थोड़े टाइम के लिए पार्किंग लॉट में डाल के रख दिया पैसे को, एंड ताकि उस पे थोड़ा बहुत कुछ अर्न भी करें। एसआईपी आप वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालोगे ना? यस, फॉर दैट ट्रिप एसआईपी फिनेंसिंग, बट मैंने वो जो 2 महीने वाला एग्जांपल दिया था ना, कि 2 महीने पहले क्विट करके मैंने उसको पार्क कर दिया किसी सेफ ऑप्शन में। वैसे फॉरेन ट्रिप के रिगार्ड में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट अदरवाइज एज फॉर एन इंडिविजुअल आल्सो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओनली। यार वही ना, समझ बस गए? यहाँ पे थोड़ा सा वो आ रहा है क्योंकि शेयर्स भी हम जनरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान लेते हैं ना, शेयर्स को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। हाँ, तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट ही होती है अगर दूसरे की कंपनी में फाइनेंसिंग कर रहे लिखा हो है ना? तो। नहीं, ओ, ओके ओके, आप समझ जब गए। तक आप खुद के खर्चे के लिए पैसा नहीं उठा रहे ना बाहर से, समझ वो गए फाइनेंसिंग समझ गए। एक्टिविटी है। ये इशू ऑफ शेयर्स है। जो सोर्सेज ऑफ फंड हमने पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं या फंड भी बोलते हैं, वो उसमें आप इशू क्या क्या कर सकते हो, शेयर्स, डिबेंचर्स। 2 टाइप के, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, देन डिबेंचर्स, देन आप लोन भी उठा सकते हो।
तो ये आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल या फंड हो जाता है ना, ठीक गॉट है। इट, क्लियर हो गया तो आपको। इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। ऐसे ही आपने बॉन्ड्स इशू किए, होम लोन ले सॉरी लोन ले लिया, लोन ले लिया, प्रोसीड फ्रॉम लोन, ठीक है। तो ये हमने सारी यहाँ पे, फिर उसके बाद अब इन तीनों से जब इशू 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 कर रहे हो और प्रोसीड फ्रॉम लोन आ रही है आपके पास, तो इनफ्लो हो रहा है कैश का, ठीक है। और अगर वही चीज आपकी, आप क्या कर रहे हो, बाय बैक कर रहे हो अपने शेयर्स, आपने जो पास्ट में शेयर्स इशू करे हुए थे, अब आप कह रहे हो कि बस यार बहुत ज्यादा शेयर्स फैले हुए हैं, मेरे पास इतना कैश पड़ा है, अपनी कंपनी के शेयर वापस खरीद के रख लेता हूँ, ठीक है। उसे बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली आप कैश देके वापस अपनी कंपनी के शेयर्स अपने पास बाय बैक कर रहे हो, तो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, आपके रिडीमेबल जो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको रिडीम करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम उनको रिडीम कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही लिखा है, तो आपकी कैश, इसका मतलब आप दे रहे हो और वापस दे रहे हो जो आपने लोगों से लिया था इन पास्ट, ठीक है, मे बी 10 और 15 और 20 years बैक, जो आपने उनसे पैसा लिया था। नाउ एज पर योर प्रॉमिस, आपने इतने साल उनको लगातार इंटरेस्ट दिया है, अब आप उनका पैसा भी वापस कर रहे हो कि लो जी पकड़ो, थैंक यू, बहुत अच्छा सपोर्ट किया आपके पैसे ने, बट अब जरूरत नहीं है तो ये लीजिए। और जरूरत होती है तो कई बार साथ ही की साथ में बॉन्ड्स एक वाले रिडीम करते हैं और दूसरे वाले इशू कर देते हैं। बेसिकली उस इशू वाले से ही आपने उनको पैसा दे दिया, एक तरीके से ऐसे हो जाता है। तो ये हो गई आपकी रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स। रीपेमेंट ऑफ लोन भी करोगे तो भी आपका पैसा बाहर जाएगा, एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड करोगे किसी को, क्योंकि आपने शेयर इशू करे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि शेयर्स या बॉन्ड्स इशू करे हैं या लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है लोगों को आप इंटरेस्ट दोगे भी और डिविडेंड भी दोगे, वो एक्सपेक्टेशन तो होगी ही, राइट। तो इसलिए ये सारी एक्टिविटीज होगी पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों टाइप की एक्टिविटी की सेग्रीगेशन में किसी टाइप का डाउट है तो वो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि अगर ये डाउट रहेगा ना तो क्वेश्चन ना कर पाएंगे हम। क्लियर हो गया। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हमने जो पढ़े थे ये कैश टाइप के एग्जाम्पल पढ़े थे। कुछ एग्जाम्पल हम और पढ़ लेते हैं कि नॉन कैश कौन से होते हैं हमारी ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो कि एसेट और लाइबिलिटी को तो इम्पैक्ट करती है, बट हमारे कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो को नहीं इम्पैक्ट करती, ठीक है। वो हो गया कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी। ये मैम क्लास में भी एग्जांपल दे रही थी कि जब आप अपने डेट को, आपने कई बार क्या होता है आपकी ना वो जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक सर्टेन टर्म होते हैं, सॉरी मैं अभी भूल रहा हूँ, बट आप कन्वर्टेबल, अच्छा हाँ, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो कई बार आप क्या करते हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर देते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कि आप कन्वर्ट कर सकते हो डिबेंचर्स को टू इक्विटी लेट से, और मे बी टू प्रेफरेंस शेयर लेट से, वो मतलब थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही मतलब दे दी होती हैं कि इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपके जो डिबेंचर्स हैं वो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में बदल देंगे हम लोग, ठीक है। तो वो मतलब इशू करते टाइम ही वो क्लियरली कॉल आउट होती है ये चीज, लेने वाले को भी पता होता है कि कंपनी ने अगर हमारे पैसे नहीं देने होंगे ना डिबेंचर के, जिस अगर, तो वो उनको कन्वर्ट कर देगी इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आपकी जो फिनेंसिंग एक्टिविटी यानी सोर्स ऑफ फंड है, सिर्फ उसने कलर चेंज किया है फ्रॉम डिबेंचर टू इक्विटी, ठीक है। तो लेकिन कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है एज सच। तुझे कोई डाउट था आपका? नहीं। ठीक, तो ये एक नॉन कैश एक्टिविटी हो गई। देन आपके पास एक्टिविटी होगी नॉन कैश, कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है। इसमें भी इशू करते वक्त ही क्लियर कर रखा होगा कि दीज आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, विच मीन्स लेटर ऑन अगर कंपनी का मन किया तो वो
रेफरेंस टू इक्विटी कर देगी उसको। ठीक है, एक और एग्जांपल भी हो सकता है। सो अगर मेरे पास कैश पड़ा है और मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मेरा कैश अमाउंट तो उतना ही है, जस्ट वो कैश से बैंक डिपॉजिट में चला गया एक तरीके से। तो वो भी नॉन नहीं कैश फ्लो बट है ना। नहीं बट उसमें अगर बाय चांस आपने ऐसे अकाउंट में बैंक डिपॉजिट्स बहुत कॉमन टर्म होती है बिजनेस के लिए, ठीक है, और बैंक डिपॉजिट्स में जनरली हम इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये बट वाला जो एग्जांपल है वो जब मैंने इसलिए कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि जनरली आज की डेट में अगर आप बात करो गौतम, तो कोई सी भी कंपनी ऐसी नहीं होती है जो एक पेटी कैश के अलावा कैश को, मोटे कैश को अपने पास बाहर रखती हो। सबके ही अकाउंटों में ही पैसे agreed, बैठे agreed, होते हैं। agreed, yes. I'm just giving an example कि वो भी नॉन कैश फ्लो होगा कि it's just changing from my wallet to let's say to my bank account. तो कुछ बाहर से नहीं आया, कुछ मतलब मेरे पास अगर 100 रुपए बैंक में थे और 100 रुपए जेब में थे, मैंने वो 100 रुपए अगर बैंक में भी डाल दिए तो मेरे पास टोटल तो 200 ही 200 है तब भी। हाँ, डिपेंडिंग कि आपने उस 100 रुपए पे किसी इंटरेस्ट कमाने की इच्छा से नहीं डाले हैं। अगर वो इंटरेस्ट कमाने की इच्छा हो गई तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी काइंड ऑफ आ जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अच्छा, सो देन आपका हो गया परचेजिंग अ बिल्डिंग बाय इनकरिंग अ मॉर्टगेज टू द सेलर। आपने क्या करा, बिल्डिंग परचेज करी है और आपने क्या बोला कि भाई इतने साल पे, मतलब मॉर्टगेज अपनी पूरा साइन कर लिया। नहीं, अच्छा मॉर्टगेज तो वो हो गया ना कि आपने अपना कोई और एसेट उसको उधार पे दे दिया, राइट। मॉर्टगेज में आप ऐसे ही करते हो ना। सॉरी, मुझे इसका नेचर ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसको छोड़ते हैं। देन ऑब्टेनिंग एन एसेट ऑन अ फिनेंस लीज। ठीक है, जब नॉर्मली हम लोग अभी बहुत कॉमन है हम लोगों के लिए भी कि अ, हम लीज पे कार लीज ले, मतलब कार ले लेते हैं लीज पे। अ, ऐसे फ्रिज, टीवी वगैरह ये सब फिनेंस लीज पे ले लेते हैं, बहुत कॉमन टर्म है। तो अगर आपने कोई एसेट फिनेंस लीज पे लिया है तो आपका इमीडिएट तो पैसा नहीं गया बाहर, ठीक है। इवेंचुअली यू कैन ऑलवेज डिबेट कि यार बट फ्यूचर में तो जाएगा ना वो, ठीक है। करेक्ट। हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जब हम फ्यूचर का कैश फ्लो बना रहे होंगे, फ्यूचर पीरियड का जब हम कैश फ्लो बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम उसको डील करेंगे एज अ मतलब एक्टिविटी। बट फिलहाल क्वेश्चन में जिस पीरियड से पर्टेन करते हुए आपको कैश फ्लो बनानी है, उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि आपने एसेट ऑब्टेन किया है विद ऑन अ फाइनेंस लीज, विच मींस अभी आपने जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पीरियड में आपका कोई कैश आउटफ्लो हुआ नहीं, इसलिए वो उस पीरियड के लिए नॉन कैश एक्टिविटी है। तो अगर हमने 5 लाख की कार ली जिसमें हमने 2 लाख अभी डाउन पेमेंट करी तो सिर्फ 2 डलेगा इसमें। यस, यस, तो 2 तो डलेगा क्योंकि वो आपका कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो टू ठीक द है। एक्सटेंट आपने कैश ट्रांजेक्शन की है वो डलेगी, बाकी की आपकी मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट होगी। ठीक है। ठीक है, देन आपका हो जाएगा एक्सचेंजिंग अ नॉन कैश एसेट फॉर अनदर नॉन कैश एसेट, बेसिकली बार्टर सिस्टम। ठीक है। ठीक है, तो नॉन कैश एसेट से मतलब पास्ट में तो यार आपने कभी ना कभी पैसा तो दिया ही होगा ना उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। मतलब अनलेस इट्स समथिंग लाइक कि आप पेट्रोलियम कंपनी में काम करते हो और उसका जो बाय प्रोडक्ट आया, आपने उस बाय प्रोडक्ट के एक्सचेंज में कोई और प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। मतलब अदरवाइज तो अगर नॉर्मली देखोगे तो आपने किसी भी उसके लिए पास्ट में किया होगा, लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारी जो पीरियड ऑफ कैश फ्लो है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये देखना है कि भाई कैश फ्लो हुआ कि नहीं। ठीक है जी, तो अगेन इसको बस पिक्टोरिकली आपको समझाया हुआ है तीनों एक्टिविटीज को कि ये हो गई आपकी एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग एंड ये आपकी उससे रिलेटेड इनफ्लो ट्रांजेक्शंस हो गई और ये आउटफ्लो ट्रांजेक्शंस हो गई। सेम जो अभी हमने पढ़ा है बस उसको ही एक बार और दूसरे तरीके से। सेल ऑफ गुड्स में इनफ्लो,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज में आउटफ्लो, गवर्नमेंट लेवीज यानी टैक्सेस वैक्सेस जो भी होता है उनमें भी आउटफ्लो। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपके ये 3 टाइप की एक्टिविटीज आगे जिससे इनफ्लो होता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड वगैरह जो हमें दिया है, मिला है, सॉरी, इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें जो मिला है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू, जो छोटे माड़े मोटे आपने बैंक डिपॉजिट करे होते हैं ना, टी बिल्स वगैरह जो मैं बता रही हूँ 90 डे 180 डे टाइप्स को, और ये हो जाता है आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट वगैरह। अगर आपने कोई परचेज किया है, पीपीई बताया था ना, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, पीपीई में अगर कोई कुछ भी परचेज किया है तो वो आपका हो जाएगा। इनफैक्ट पीपीई क्यों बोल रहा हूँ, फिक्स एसेट जब उसने क्लियरली बड़ी टर्म लिख दी है, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट करोगे तो आउटफ्लो हो रहा है आपका, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपका आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है। देन फिनेंसिंग में आपने शेयर इशू करे, डेट इशू करा, एंड बदले में आप क्या करोगे, फिनेंसिंग एक्टिविटी, जिनको शेयर दिया है उनको डिविडेंड भी दोगे, और जिनसे डेट लिया है उनको इंटरेस्ट भी दोगे। ठीक है। फिर जिनको शेयर इशू करे हैं उनसे भी बाय बैक करोगे, और जिनसे डेट किया है उनको डेट की रीपेमेंट भी करोगे। तो ये आपकी आउटफ्लो टाइप की ट्रांजेक्शन हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? है। नहीं। ठीक है। तो 2 तरीके के मेथड होते हैं, मैंने बताया जैसा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में आप जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं उनके थ्रू आप उनको रिकॉर्ड करते चलते हो और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। इनडायरेक्ट मेथड में आप अपने प्रॉफिट को उठाते हो और वहां से उल्टा शुरू करते हो कि जितनी रचिता, भी वॉइस दूर हो गई आपकी। वॉइस दूर हो गई, अब ठीक है? हाँ, अब सही है। वो गलती से हाथ अड़ा दिया था। ठीक है। हाँ, तो प्रॉफिट में आपकी जो प्रॉफिट उठाते हो और फिर ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करते हुए चलते हो अपनी कैश को देखने के लिए कि कितना रहा कैसे रहा। अब हम थोड़ी सी और इधर उधर थ्योरी कर लेते हैं। वो फिर एग्जाम्पल नहीं कर रहे हम ऊपर वाला? ये वाला एग्जाम्पल हाँ। नहीं, आगे करेंगे ना हम एग्जाम्पल, थोड़ी बहुत ओके। और थ्योरी कर लेते हैं फिर करेंगे एग्जाम्पल। कंप्यूटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये आपके 2 सिस्टम्स दिखाए हुए हैं। एक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस जो भी आया उससे आपने एक नेट प्रॉफिट निकाला। ठीक है। अब उस नेट प्रॉफिट में आप क्या क्या करते हो, एलिमिनेट नॉन कैश रेवेन्यू, एलिमिनेट नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, और फिर जो आप आते हो वो आते हो आप अपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप अक्रूवल सिस्टम से कैश सिस्टम की तरफ वो करते हो बाय एडजस्टिंग योर नॉन कैश रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, एंड ये फिर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ जाता है। ठीक है। ये दोनों मैंने अभी तो बता राइट के, वाला ही है इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर का परव्यू। करेक्ट, ओके। राइट वाली साइड है इस चैप्टर के लिए। ठीक है। 2-3 इम्पोर्टेंट चाहिए, डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड के लिए 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें नोट करनी चाहिए कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर हमें निकालना होता है, ठीक है, तो ये हमारे को एक्चुअली ये वाले नहीं चाहिए। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर हमें निकालना तो हम ऐसे निकालते हैं, जितनी भी हमने क्रेडिट सेल्स करी है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स मतलब जो आपने कैश में नहीं की, राइट, तो क्रेडिट सेल्स में से अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है फ्रॉम कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, अगर वो डिक्रीज हुआ है तो उसे आप ऐड करते हो, अगर वो इंक्रीज हुआ है तो उसे आप लेस करते हो फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। ठीक है। और किसी भी तरीके का अगर आपने राइट ऑफ किया है
हम राइट ऑफ करते हैं बैड डेट जो राइट ऑफ करते हैं, तो अगर वो आपके इफ इट वाज पार्ट ऑफ योर क्रेडिट सेल्स तो उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो राइट ऑफ को। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास चेंजेस इन अनअर्न्ड रेवेन्यू एंड बिल रेवेन्यू। सो हमारे अच्छा नहीं एग्जांपल छोड़ दो अभी। इसमें आपको कोई डाउट है मतलब इस इक्वेशन में? आई एम होपिंग कि डाउट ही डाउट होना चाहिए, बट कुछ हाँ है? मतलब हम्म, हाँ, तो मैं अगर ये बोलूं कि फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही देख के चल पड़ो, मतलब कि इसको फिलहाल के लिए इस पे ही छोड़ देते हैं कि आपको कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालना होता है, तो आप क्रेडिट सेल्स में से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए हैं तो उनको ऐड कर देते हो, और इंक्रीज हुए हैं तो उनको लेस कर देते हो, एंड जितने भी राइट ऑफ है तो वो आपका निकल के आ जाता है कि आपने कैश कितना रिसीव किया फ्रॉम कस्टमर। ठीक है। सिमिलरली आपकी एक और इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन होती है, जैसे ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर होती है, ऐसे एक इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन और होती है कैश पेड टू सप्लायर्स या फिर एम्प्लॉयज। ठीक है। अब कैश पेड टू सप्लायर और एम्प्लॉयज निकालने के लिए भी आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। इसमें कैसे करते हैं कि जो अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपने किए हुए होते हैं, ठीक है, उसमें से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑलरेडी आपकी डेप्रिसिएशन कंसिडर हुई हुई है, ठीक है, तब तो आप उसे लेस कर देते हो। अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और उसके नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से बताया हुआ है, तब आप उसको इग्नोर कर दोगे। ठीक है। तो अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ही पार्ट है तब तो आप डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दोगे। सिमिलरली सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में अगर बैड डेट भी आपके ऑलरेडी इंक्लूड करके दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको लेस कर दोगे। अगर वो मतलब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा नीचे एक सब हेड में दिया हुआ है बैड डेट एक्सपेंसेस, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, बस सिंपली बस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उठा लोगे। तो एंड फिर उसमें क्या एडजस्ट करोगे, ये दोनों आपने एक्सपेंसेस ऐड किए, उनमें ये डेप्रिसिएशन एडेड है पहले से ही तो लेस, बैड डेट एडेड है तो लेस। उसके अलावा आप तीन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या करोगे, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों ही अगर आपके प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड, और प्रीवियस ईयर से अगर ये आप ट्रेड पेबल जो है, ट्रेड पेबल आपका लाइबिलिटी साइड पे होता है, तो वो डिक्रीज हो रहा है तो ऐड। ठीक है। इसी से ही उल्टा चल रहा होगा, अगर ये दोनों डिक्रीज हो रहे होंगे तो इनको लेस कर दोगे, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे होंगे तो इसको लेस कर दोगे। तो तब आपका क्या निकल के आता है, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यार अब कंफ्यूजन शुरू हो चुकी है बहुत। ठीक ठीक है। है, तो फिर पहली मैं आगे कंफ्यूजन, नहीं बढ़ती, फिर पीछे चलते हैं। हाँ, पहली कंफ्यूजन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डेप्रिसिएशन एडजस्टेड का एक एग्जांपल बता दो। दूसरी क्वेश्चन, राइट ऑफ हमने दोनों में ही एडजस्ट किया, वो नहीं समझ आया। दोनों में एडजस्ट किया मतलब दोनों में कहाँ किया? रिसीवेबल्स में भी राइट ऑफ था, इधर भी बैड डेट्स एक्सपेंस है। ये तो अच्छा बैड डेट एक्सपेंस साइड का है, रिसीवेबल तो आपकी इनकम होती है ना, ट्रेड रिसीवेबल। बैड डेट्स तो वही एक ही बात नहीं हो गई दोनों में। नहीं, एक में एक्सपेंस साइड पे मान लो मैंने अगेन वो टेबल वाले एग्जांपल पे आते हैं, मैंने 3,000 रुपए कैश दे दिए थे कि बाकी की पेमेंट मैं आपको जब आप मुझे टेबल दे दोगे तब वो कर दूंगा। ठीक है। तो उसने टेबल जो बना के दी वो बिल्कुल भी मेरे पसंद की नहीं थी, तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं दे रही, ये टेबल तो नहीं, मैंने आपसे बोला था, मैंने क्लियरली आपको डिजाइन देखा था और सब कुछ किया था, उसके बाद भी ये तो नहीं मैं एक्सेप्ट कर रही। तो वो बोलेगा तो फिर मैडम हमसे नहीं बन सकता, तो भाई आप रखनी है तो ये भाई रखो और बाकी के पैसे दे दो हमें। ठीक है। वो इस झगड़े में
उसने ना मुझे टेबल बना के दी ना मेरे को पैसे दिए, तो वो एक तरीके से बैड एक्सपेंस हो गया ना आपका। राइट। तो मतलब मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया। तो आप राइट ऑफ करोगे उसको? हाँ, तो राइट ऑफ वाले ऊपर में भी जाएगा कैश रिसीव्ड में? नहीं, वो क्यों? राइट ऑफ आपका होता है बेसिकली जो रिसीवेबल होते हैं ना आपके, ठीक है। और रिसीवेबल का मतलब क्या है कि आपने लोगों को क्रेडिट पे सेल्स की हुई, इसलिए आपको पैसे आने की एक्सपेक्टेशन है, इसलिए आपने लिखा है रिसीवेबल, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अब मैंने किसी को क्रेडिट पे सेल करी, ठीक है। जनरली तो वो बंदा मतलब हमेशा पैसे दे देता था, इस बार बंदा ही भाग गया, ठीक है। अब बंदा भाग गया, तो अब उससे जो मेरे को 5,000 रुपए लेने थे वो मेरे मतलब बैड डेट हो गए। हाँ, बट वो फिर आप राइट ऑफ करोगे ना? हाँ, वो राइट ऑफ होंगे, पर वो मतलब दोनों में डिफरेंस है। एक आपका एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। ये हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल देखते हैं फिर। अब हम कर ही नहीं अच्छा, सकते अगला कुछ और। सॉरी अगला क्वेश्चन था उसमें पहले। हम्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे डिप्रिसिएशन लगी हुई है वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। हाँ, वही बता रही हूँ ना, वही एग्जांपल देखना पड़ेगा। अब इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आपका 2015 और 14 मान के चलते हैं इसको। तो 2 इयर्स के आपके वो दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स में इंक्रीज, और इस पे नोट दिया हुआ है 1। तो 1 नंबर नोट को जाके पढ़ेंगे अगर, कि 1 नंबर नोट में क्या है, ग्रॉस ब्लॉक है, ठीक है। ग्रॉस ब्लॉक में आपका वही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही ग्रॉस ब्लॉक है। तो 973 881 लास्ट ईयर का, उसमें से आपने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कम कर दी, तो आपका ये नेट ब्लॉक यहाँ पे 421,313 वही यहाँ पे दिया था 421,313। तो जहाँ पे भी नोट्स दिए हुए हैं इसका मतलब उसके से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन आपकी इन्वेंट्रीज है। एक मिनट दिखाना नोट 1। नोट 1 ये रहा। ये नोट मतलब इन्होंने एज इनपुट दिया हुआ है पूरा, या ये कैलकुलेट किया है 421 और 313? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि जब अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज एक लाइन में लिख दी, ठीक है, और अगर उसके रिगार्ड में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को बताना चाहते हो, बट यहाँ पे ही बताओगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वो चीजें, इसलिए आप क्या करते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट में नोट्स बना देते हो कि अच्छा। एक नजर में पढ़ना हो, एक लाइन में पढ़ना हो, तो ये मेरे एसेट्स का हाल है, देख लो भैया। लेकिन किसी को डिटेल देखनी हो फर्दर, तो वो प्लीज काइंडली रेफर नोट 1 जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करके दिए हैं, ठीक है। उनको हम तो बोलते हैं नोट्स टू एग्जिबिट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एग्जिबिट 3.4 भी क्वेश्चन में गिवन है और एग्जिबिट 3.2 भी गिवन है अभी के लिए, हम्म राइट? ये तो सारा एक ही आगे है। आएगा। हाँ, ये सारा एक ही है, सब हाँ, कुछ। गिवन है, आगे आएगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो अब मैं एग्जांपल पढ़ा रही हूँ, ये जो ये डेफिनेशन हम कर रहे हैं उसी को अच्छे से समझने के लिए। ओके, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। मतलब यही एक क्वेश्चन है एक तरीके से, अच्छा। एज इन इसी को ही समझाया हुआ है, बस एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल समझ लो। और क्वेश्चन तो वैसे आएगा, वो लाइंस में दिया होगा और हमें उसको खुद कैटेगराइज कर करके डालना होगा। करेक्ट। ओके ओके। नेक्स्ट आपका, सबसे पहले आप एसेट ही रिकॉर्ड करते हो ना बैलेंस शीट में, तो नॉन करंट एसेट के बाद नेक्स्ट आपका आता है करंट एसेट। करंट एसेट में आपके पास है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में ये आपकी इंक्रीज हो रही है, क्लियरली लिखा भी हुआ दिख भी रहा है,
इस पे कोई नोट भी नहीं है, यानी नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साफ सिंपल सी भाषा में इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, खत्म। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हुई है, पहले आपके पास 142 की थी, इस साल आपके पास 117 की, तो डिक्रीज हो गई 25 के से फ्रॉम बिटवीन द 2 ईयर्स, ठीक है। देन आपका ट्रेड रिसीवेबल के साथ अब आपका नोट चिपकाया हुआ, पढ़ेंगे अभी उसको, बट देखते हैं हुआ क्या है। लास्ट ईयर 93,000 के थे, ठीक है, और अब 125 के हो गए हैं, और ये बोल रहे हैं 32,000 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओके, विच इज थोड़ा सा ऐसे नहीं लग रहा कि यार ये कैसे हुआ, नहीं इंक्रीज और नहीं हुआ ज्यादा 32। उधार दे दी होगी ना। हाँ, तो वही आपको नोट में यहाँ पे नहीं, मेरा कहने का मतलब था ये मैथ नहीं बैठ रही थी ना, 125 में से 93 जब आप माइनस करोगे, 32 यार। अच्छा 32, ओ ठीक है, हम्म, मैथ बैठ रही है। बट इसकी जो मोर डिटेल इंफॉर्मेशन है वो नोट 2 में दी हुई है। नोट 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल आपके ग्रॉस कितने हैं 134, नेट कितने हैं, ओ क्या कुछ भी बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का ग्रॉस है 1 लाख, इस साल का ग्रॉस है 134, तो उसमें से आपने अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट लॉसेस है, ये मैं वही बोल रही थी, जो बैड डेट्स टाइप की चीजें होती हैं, जो क्रेडिट लॉसेस मतलब क्रेडिट पे किया हुआ था, उस पे लॉस हो गया। लॉस कब होता है, जब हमें पता है कि अब वो पैसा नहीं आने वाला, ठीक है। तो लास्ट ईयर 7,000 का था, इस साल 9,000 का, तो इसका नेट अमाउंट यहाँ वहां दिया हुआ है 93, इसका नेट अमाउंट दिया हुआ है 125, यार नीचे राइट। बैड डेट एक्सपेंस भी लिखा हुआ है, तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा है, ये वाई आर दीज टू अलग कैटेगरीज। ये जो 9,000 है और नीचे 6 नंबर में बैड डेट एक्सपेंस भी एक 12,000 का दिया हुआ है। एक सेकंड दे दो पूजा मुझे, हाँ, मैं ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे को मैं म्यूट करके मुझे जाना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बट रिकॉर्डिंग ऑन ही है। ओके, हाँ, आई कैन एक्सप्लेन टू थिंग्स। क्रेडिट लॉस और बैड डेट का ये अलग अलग है कि क्रेडिट लॉस आपने बेसिकली आइटम दिया था क्रेडिट पे एंड यू डिड नॉट रिसीव द पेमेंट। ठीक है। बैड डेट इज तुमने किसी को उधार दिया था एंड वो वापस नहीं आया। इट्स अ लॉस इन बोथ द सेंसेस बट डिफरेंट फॉर्म। ओके। अल्टीमेटली पैसा जो आना था वो नहीं आया, अच्छा। क्योंकि तुमने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह लगाई थी किसी चीज को बनाने के लिए, हम्म। तो इसके लिए उसको क्रेडिट लॉस अलग से कैप्चर करना पड़ता है। इफ यू आर लेंडिंग मनी टू समवन, दैट शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। यार अब तक पता है, हम मतलब जब हम वो बनाते थे टीवी वगैरह, तब हम उसको बैड डेट ही बोलते थे कि उधार दिया और वापस नहीं आई थी। अच्छा, सॉरी गाइस, आई एम बैक। हाँ, सॉरी, क्या बोल रहे थे पूजा? नहीं, आई वाज यार एक्सप्लेनिंग कि प्रॉब्लम। क्रेडिट लॉस वाज कि यार तुमने कुछ। इन दोनों के बीच में अगर मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँ ना, तो ये सिर्फ एक अलाउंस है, अलाउंस का दूसरा नाम आप प्रोविजन भी बोल सकते हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोविजन। आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि 1,34,000 के जो आपके ट्रेड रिसीवेबल है, उसमें से 9,000 के शायद आपको ना मिले। अभी ये वो नहीं हुआ है, मतलब। मैं वही डिफरेंस बता रहा था रचिता कि क्रेडिट लॉस है कि आपने सामान दिए दिया क्रेडिट पे एंड उसका पेमेंट नहीं आया, और बैड बैड डेट में आपने उधार दिया था और वो वापस नहीं आया। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। यार पैसा दिया था और उधार दिया था, बात तो एक ही होगी ना। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, नहीं नहीं पूजा, मैं बताती मटेरियल हूँ, दिया एक था। मैं बता गॉड देती हूँ रचिता। इसको। एक होता है आपका
आपने सिर्फ अलाउंस बनाया, एंटिसिपेट किया है, अभी वो हुआ नहीं है, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 9,000 भी आपको मिल जाएंगे वापस, ठीक है। नहीं, अभी ये मुझे आप क्रेडिट लॉस समझ रहे और हो? बैड डेट के सुनो, आप ना ये अपने बिजनेस में जब आप क्रेडिट सेल्स करके चलते हो ना पूजा, तो अब हमेशा आपको एक एंटिसिपेशन रहता है कि चाहे वो आप बेसिस पास्ट एक्सपीरियंस बोल लो, चाहे कैसे भी बोल लो, कि लेट्स से कि मेरे 4-5% लोग तो पैसा मार ही जाएंगे। जब मैं बोलती हूँ 4-5% पैसा मर जाएगा मेरा, तो मतलब 5% का मैं यहाँ पे बेसिकली प्रोविजन बना के चल रही हूँ एक तरीके से, कि भाई ये पैसा तो मर सकता है, ठीक है। याद है हमने एक प्रिंसिपल में करा था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मतलब वो था हमारा प्रिंसिपल, राइट। उसमें अगर मेरे को एंटिसिपेट कर पा रही हूँ मेरे कोई फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं, तो उनको मैं लिख लेती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी वो लॉसेस हुए नहीं है, तो वो एक तरीके का प्रोविजन है, अलाउंस बना रखा है। तो दिस इज बेसिकली, अभी वो लॉस हुआ नहीं है, इट्स जस्ट माई एंटिसिपेशन एंड कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस के चलते मैं बस उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट नॉट इनकम्स, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग, तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पे उसको अकाउंट फॉर कर लिया। जबकि ये जब पीएनडल में कुछ मतलब ये पीएनडल में ही आएगा आपका, जो बैड डेट होता है, हम इस वाले एग्जिबिट में देखेंगे। 6th नंबर जो है वो आपको पीएनडल पे ही दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो जबकि जब कोई चीज पीएनएल में आ जाती है ना, हिट करवा देते हैं, इट मींस वो लॉस कंफर्म्ड हो चुका है। अब इट इज नॉट एनी मोर एन एंटिसिपेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अभी प्रीवियस डाउट जो था वो अभी भी है कि बैड डेट हाँ, एक्सपेंस और राइट ऑफ में क्या डिफरेंस है, वो अभी आएगा तो देखते हैं। बैड डेट एक्सपेंस, और तो राइट फिर ऑफ वही ऊपर हो गया ना दोनों यार, में। एक्सपेंस में आपने राइट ऑफ ही कर दिया ना उसको, बैड डेट एग्जैक्टली एक्सपेंस। एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा। तो फिर ऊपर दोनों में डाला हुआ था ना, कैश रिसीवेबल में भी और पेएबल में भी। नहीं कैश, ओके, क्या हम देख लेते हैं एग्जांपल को दोबारा से। कैश रिसीवेबल में कहाँ पे था? राइट ऑफ लास्ट में लिखा है, राइट। अच्छा, ओके। और कैश पेड में भी बैड डेट एक्सपेंस लिखा है। तो कैश रिसीवेबल में, ओके, तो क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का डुअल इम्पैक्ट होता है, इसलिए जब आपने राइट ऑफ किया, आपका यहाँ से भी खत्म होएगा, रिसीवेबल में से भी वो पैसा, अब वो इट विल नॉट कम एनी मोर, राइट। एंड एक्सपेंस तो वो ट्रीट होगा ही, राइट। दूसरा इफेक्ट उसका क्या जाएगा, पीएनएल में जाएगा वो, क्योंकि एक तो आपकी यार अब क्रेडिट सेल कम हो गई थोड़ी सी। यार अब तक हमने किसी भी ट्रांजैक्शन का डुअल इम्पैक्ट नहीं डाला है यहाँ पे। हर एक को हम एक जगह ही तो डाल रहे हैं। हर एक को एक ही जगह डाल रहे हैं, आप ये कह रहे हो? राइट। तो फिर बैड डेट दो जगह क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। पहले आप अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ा और पढ़ लें इसको, तो फिर एक बहुत बार अच्छे से बैड समझ डेट आएगा, एक्सपेंस की नंबर्स के साथ। डेफिनेशन देख लें ऊपर अगर है लिखी हो। नहीं, दी नहीं है ऊपर पे। ओके ओके। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार इसको पढ़ लेते हैं, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही बता दूंगी शायद देख के, ठीक है। इसमें तो राइट डेफिनेशन ऑफ है कहीं ही दी नहीं। नहीं हुई है। हाँ, इस वाले एग्जाम्पल में तो राइट ऑफ है ही नहीं, तो इससे तो वो क्लियर नहीं होगा। इसमें तो तो सिर्फ एक बैड डेट एक्सपेंस ही है। नहीं, अभी हमने सारा पढ़ लिया है क्या? आर यू श्योर हमने सारा पढ़ लिया? नहीं, अभी मैं जो 13.4 नहीं, देख पर रही हूँ। आपने सारा पढ़ लिया, 13.5 भी है ना, तो हाँ इसीलिए तो तो मैं एक बार इस पूरे एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए ही पढ़ रहे हैं कि सारी चीजें पढ़ के फिर वहां पे अच्छे से समझने चलेंगे, गॉट इट। ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपका, फिर हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ लिए थे, और यहाँ का हमें पता चल गया कि ग्रॉस ग्रॉस में देखो तो 1 लाख, ठीक है, वर्सेस 134,000। तो ये चल रहा है ग्रॉस की, अगर मैं बात करूं तो ट्रेड रिसीवेबल में यहाँ पे नेट नंबर दिया हुआ है मुझे,
बट नोट्स में मैंने पढ़ लिया ग्रॉस मेरा क्या चल रहा है, ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है, वो पिछले साल 51,000 थे, अब 20,000 है, तो 31,000 का डिक्रीज। ये यहाँ पे आपके टोटल एसेट्स हो गए। अब इक्विटी को पढ़ते हैं फटाफट से। इक्विटी आपकी हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी लास्ट ईयर आपकी 2 लाख थी। अदर इक्विटी आपकी जनरली रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, एंड ये कल की क्लास में गौतम मैंने बोला था ना, अदर इक्विटी मुझे नहीं पता लग रहा, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस ही होते हैं बेसिकली आपके, या रिटेन्ड अर्निंग जो बोल देते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी के ही जो पास्ट प्रॉफिट्स होते हैं उनको, क्योंकि उसको आप अदर इक्विटी में भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली है तो वो इक्विटी ओनर्स का ही पैसा, ठीक है, जो कि आपने उनको दिया नहीं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आपने रिटेन करके रख लिया कंपनी में ही एज अ रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह। तो इसलिए आपकी लास्ट ईयर आपकी थी इक्विट मतलब शेयर कैपिटल थी 2 लाख, अब वो हो गई है 3,50,000, विच मीन्स आपने अभी और इशू किया है, ठीक है। और उसके बाद अदर इक्विटी यानी रिजर्व सरप्लस वगैरह आपके लास्ट ईयर 53,000, और आपको प्रॉफिट हुआ होगा, आपने और थोड़ा सा पैसा रोक लिया है यहाँ पे, तो अब वो हो गए हैं बढ़ के 71,000, ठीक है। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपकी बोरोइंग्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स आ गई, बिल्स पेबल आ गए। लास्ट ईयर 137,000 के थे, एंड इस साल 60, इसका मतलब हमने पे करा है। मतलब अगर मैं सिंपल लॉजिक से देखूं, राइट, मैंने पे ही किया होगा तभी मेरा कम हुआ है। सिमिलरली मेरे बिल्स पेबल 62,000 के थे, इस साल 111 के हो गए हैं, 111 के, विच मीन्स ये मेरा बड़ा है, राइट। कहने का मतलब ये है कि मैंने और ज्यादा रॉ मटेरियल जो है, पेबल मेरे को कब करना पड़ेगा, जब मैंने किसी से परचेज की होगी, तो मैंने जो और ज्यादा मटेरियल जो है खरीदा है उधार पे, क्रेडिट पे, ठीक है। देन मेरी करंट लाइबिलिटीज हो गई, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में मतलब ये थी नॉन करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये हो जाएंगी करंट। करंट का हमें डेफिनेशन पता है, जो 12 मंथ की लेस उसमें देन एन रहती है। ईयर। यस, गुड। बोरोइंग्स आपकी हो गई लास्ट ईयर मतलब थी 57 56, तो एक तरीके से 1,000 आपने पे किया। ट्रेड पेबल्स आपके 193, ठीक है, और अब आपके 179, तो इसका मतलब जो आपके ट्रेड पेबल थे वो आपके आपने थोड़ा सा पैसा चुकाया है लोगों का, ठीक है। ये मतलब वो इससे मतलब मोटा मोटा तो यही निकल के आता है। देन आपकी करंट टैक्स लाइबिलिटी लास्ट ईयर 20,000 थी, इस साल 35,000 है, बढ़ गई है। तो यहाँ पे एंड होती है आपकी टोटल लाइबिलिटीज। अब फटाफट P&L अकाउंट को देखते हैं। हमने कोई नोट्स मिस कर दिए क्या? एक थर्ड यहाँ पे, इसको भी देख ही लेते हैं यार, ये जो नोट मिस किया है, और फोर्थ को भी देख लेते हैं। थर्ड आपका अदर करंट एसेट्स है। अदर करंट एसेट में आपका बेसिकली उन्होंने प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है। पिछले साल 5,000 था, इस साल 3,000 है, यानी कि ये जो प्रीपे हमने पिछले साल किया होगा इसमें से 2,000 और हमने यूज कर लिया है, ठीक है, तभी वो 3 रह गया। और फोर्थ नोट था आपका यहाँ पे इसके लिए, अदर इक्विटी के लिए, तो अदर तो आपने इक्विटी का बोला रिजर्व्स हाँ एंड रिटेन सरप्लस या फिर अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग। हाँ तो वो रिटेन अर्निंग ही है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले सेल्स दी होती है, सेल्स हमारी 925, फिर अदर इनकम दी हुई थी 13 के, टोटल हमारा 938 के हो गया इनकम, अगर मैं बात करूं टोटल, ठीक है। अब अदर इनकम पे इन्होंने नोट दिया हुआ है, लेट स्टडी क्या है नोट में। तो अदर इनकम इट आल्सो इंक्लूड्स योर इंटरेस्ट इनकम ऑफ 7,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 6,000, ठीक है। तो ये जो 13,000 है उसका ब्रेकअप यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि दो चीजों से आ रहा है, एक इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है और एक गेन और गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आ रहा है। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट इनकम आपकी क्या होती है, वैसे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, राइट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोल भी दो।
राइट। ठीक है। सिमिलरली आपने जो गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है वो क्या है, उसको भी हमने कहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही क्वालिफाई किया हुआ है, राइट। राइट। ऐसे ही बस बीच में बोल दिया ये कि जस्ट आपको देखने का नजरिया वो करने के लिए, ठीक है। फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे नोट दिया हुआ है 1, वो पढ़ते हैं। वो 1 कहाँ लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1, अच्छा ऊपर, हाँ ये तो लास्ट में होता है पेज के। हाँ वही देख, पर है नहीं ना, दिखा नहीं, तो इसलिए मैं इसके और कंफ्यूज हो नीचे गई। देखो। देख लिया मैंने। हम्म, इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इतना नीचे नहीं ऊपर ही यहीं कहीं देना चाहिए था यार, इसे 1 लिख के। यही है, नोट्स दिए नहीं हुए। हाँ, खैर चलो ठीक है, लीव इट। उसके हम्म, बाद फाइनेंस कॉस्ट हो गई आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके 669 के। उसके बाद आपकी फाइनेंस कॉस्ट हो गई 22 के। फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने कहीं से लोन वोन लिया होगा, ये सब किया होगा, उसके ऊपर जो आपने हम्म, शायद इंटरेस्ट वगैरह जो दिया है वो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस होता है आपका 98 के का, ठीक है। वो हमने यहाँ पे भी देखा था। हम्म, अच्छा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा क्यों हुई है क्या, क्योंकि यहाँ से तो कम की निकल के आ रही है। चलो 98 के। अदर एक्सपेंसेस एंड क्या लॉसेस हमने, कंफ्यूजन है आपको 98 के में, समझ नहीं आया। यार बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है आपकी, वो टोटल डेप्रिसिएशन होती है, और जो P&L में आ रही होती है वो आपकी हम्म, ड्यूरिंग द ईयर जो आपको डेप्रिसिएशन लगी है वो होती है। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर 98 के लगी है तो वो आपका कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटेड में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए था ना, तो मुझे वो रिफ्लेक्ट होता दिख नहीं रहा है, तो तो आप ये देख बोल लेते रहे हो हैं। बेसिकली 552 का सबसेट होगा 98। इसका ये यहाँ मिलेगा ना, ओके ठीक है। हाँ मतलब वो 98 के वो पूरी मैथ बैठनी चाहिए जनरली आपकी। कि मतलब 4 साल है तो 4 टाइम्स होगा मतलब ऐसा। नहीं, इन दोनों के बीच का जो मतलब 2 ईयर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, हम्म, नॉर्मल केस में, नॉर्मल मतलब जब आपने कोई एसेट खरीदा या बेचा नहीं हुआ होता, उस केस में अ, मतलब जो शुरू, जैसे जो लास्ट ईयर एसेट थे उसमें कोई आपने नया एसेट खरीदा या बेचा नहीं है अगर, तो इन हम्म, दोनों ईयर्स का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली आपकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है। लेकिन करेक्ट, तो यहाँ पे हमने 47 होना चाहिए था। है, तो 552 माइनस 505 47 होना चाहिए था, जबकि 98 दिया है ऊपर। हाँ ओके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपने ना सेल किया है, ठीक है, इधर भी आपने और परचेज किए हैं, तो फ्रेश डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगी होगी, तो उसके लिए प्रॉपर डेप्रिसिएशन शेड्यूल देखना पड़ेगा, बट वो इस इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है, तो बट ठीक है, मुझे समझ आ गया कि जब आप इस साल से इस साल में अपने एसेट्स बढ़ाए या घटाए हुए होंगे ना, तो आपको ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा रिलेशन, देन आपका डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसमें और एडजस्टमेंट हो चुकी होती है। जो बेचा है वो यहाँ से खत्म ही हो गया होगा ग्रॉस ब्लॉक से भी और इधर से, और जो खरीदा है वो यहाँ पे नया ऐड हो गया होगा, और उस पे जरूरी नहीं है कि वो पिछले साल था, वो इसी साल खरीदा होगा, तो इस साल के ग्रॉस ब्लॉक में तो जाके ऐड हो गया, लेकिन पिछले साल वो था ही नहीं, तो वो कम, मतलब देन आप वहां से सीधा सीधा यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैं एक बार को कंफ्यूज हो गई थी, बट ठीक है। डेप्रिसिएशन इन्होंने 98 के, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन्होंने दिए हुए हैं, और उसके आगे नोट दिया हुआ है 79 के है, तो वो 79 के का ब्रेकअप दिया हुआ है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 58 के, बैड डेट एक्सपेंस है 12 के, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 9 के, ठीक है। तो
ये 3 टाइप के एक्सपेंस हमारे बन के अदर एक्सपेंसेस में हमने एक साथ वहां पे 79 के लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब हम अब ये ही आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर करेगा, इसलिए यहाँ पे बाकी लास्ट में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि आपके इनकम माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद 70,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर आपने टैक्स एक्सपेंसेस किए और फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया आपका। मतलब बेसिकली आफ्टर टैक्स कह लो या प्रॉफिट फॉर द ईयर कह लो। ठीक है, अब इसमें बीच बीच में ये थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी दी हुई है। वैसे तो हमें कायदे से ये सारी ट्रांजेक्शन्स भी पढ़नी चाहिए कि हमने इक्विपमेंट परचेज किया 173 के का, जो मैं बोल नहीं रही थी कि वो कहीं ना कहीं आपके इसमें ऐड हुआ होगा ग्रॉस ब्लॉक में, क्योंकि प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। और डेप्रिसिएशन में भी उसकी लग गई होगी फिर डेप्रिसिएशन। हाँ, ऐड हुई होगी जितने भी पीरियड के लिए, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, जो भी और हो सकता है 6-7 महीने भी। तो जितने भी पीरियड का इम्पैक्ट आया होगा वो डेप्रिसिएशन में दिख रहा होगा, उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देन हमने इक्विपमेंट सेल किया है 22 के, जिसकी हमारी कॉस्ट थी 67 के, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसके ऊपर 51 के की लग गई थी। तो इस सिर्फ मैं पॉइंट नंबर 2 को बोलूं इंटरप्रेट करने को, तो मेरे लिए इंटरप्रेट कर सकते हो दोनों में से कोई भी? जो 51 है वो ऊपर 47 में ऐड हुआ होगा। नहीं नहीं, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस अकेली लाइन को इंटरप्रेट करो, इसका मीनिंग क्या बन के आ रहा है पूरी लाइन का। कि 67 का खरीदा था, ठीक है, ठीक है, 51 की डेप्रिसिएशन लग चुकी थी, तो मतलब 16,000 बचे थे, लेकिन हमने उसको 22 में बेच दिया। 22 में बेच दिया। वेरी गुड पूजा, सीरियसली वेरी गुड। तो ये आपका आ गया 6K का आपका प्रॉफिट आ गया बेसिकली। जो ठीक बुक्स है, में दिखेगा हमारी। जो नहीं जरूरी नहीं है वो इस बुक, मतलब इस नोट से बाहर भी हो चुका हो सकता है, क्योंकि वो से ये इसमें आपका सिर्फ वही आएगा, ग्रॉस ब्लॉक में आपका सिर्फ वही होता है जो आज आपकी कंपनी के पास बचा है। समझ रहे हो? जो आपका फ्यूचर में मतलब अगर आपके पास जो आप ऑलरेडी बेच चुके हो, यानी वो अब आपका इट्स नॉट एनी मोर एन एसेट फॉर यू, राइट? क्योंकि अब आप उसका फ्यूचर यूज तो कुछ बेनिफिट तो बचा नहीं है ना, वो तो आप निकाल चुके हो। तो वो जनरली आपके ग्रॉस ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा जो आप बेच चुके हो। समझ गए? ग्रॉस ब्लॉक एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों से आउट हो चुका होगा वो। तो रचिता, इसकी इंग्लिश तो समझ आ गई, पर इसकी एंट्री क्या बनेगी वो एक बार बता दो, कि सिर्फ 6,000 डलेगा या तीनों फिगर्स डलेंगे? चारों ही डाल दो, गेन तो तभी बुक होएगा आपका। अच्छा। अच्छा, कैश फ्लो में बोल रहे हो आप हाँ, या जर्नल एंट्री पूछी थी आपने? कैश फ्लो में। 22 की कैश है ना? तो सिर्फ 22,000 डलेगा हाँ डायरेक्ट वाले में। हाँ, अगर डायरेक्ट से हम ऑपरेटिंग के अलावा ये हमारी कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अगर हम कर रहे हैं तो। और ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है हमारे कोर्स में क्या? यार, मैम ने अब दोनों ही पढ़ा दिए। ओके ओके। आइडली उनको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहिए था कि भाई ये वाला ही ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्ट वाला ना? नहीं मतलब जोन सा भी मेथड, मतलब कहने का मतलब है कि मोस्टली अगले तो शायद इनडायरेक्ट वाला ही आएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि मैं भी ना डायरेक्ट मेथड में बहुत ज्यादा खुद मैं कंफ्यूज हो जाती थी। ठीक है, तो मैं तो हमेशा इनडायरेक्ट इजी है। पिप पिप हाँ, मुझे तो इनडायरेक्ट इजी लगता है भाई। इसमें जरा सी भी चूक हो जाती है ना डायरेक्ट मेथड में, आपका मुश्किल हो जाता है ढूंढना। इनडायरेक्ट में बड़ा मुझे तो इजी लगता है, पर्सनली मुझे इजी लगता है इनडायरेक्ट मेथड। ओके ओके। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो हमारे पास जैसे चॉइस होती थी कि सॉल्व, क्रिएट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चाहे डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड जिस भी मेथड से तुमने बनाना। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है तो मेरा तो बेसिक रूल होता था इनडायरेक्ट की तरफ दौड़ जाओ हम्म पास्ट में। हम्म अच्छा,
मूविंग ऑन, हमने इन्वेस्टमेंट भी सेल किया 42,000 की, जिसकी कॉस्ट 51 थी, इसका मतलब यहाँ पे लॉस है। ठीक है, इशूड शेयर्स एट पार फॉर कैश, 1 लाख के हमने शेयर इशू किए हैं। वो हमने यहाँ पे जब देखा था वो तो 1.5 लाख के थे ना, इक्विटी 2 से 3.5 हुई है, पर इन्होंने यहाँ 1 लाख लिखा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि 50,000 का ये है, कन्वर्टेड डिबेंचर्स इनटू इक्विटी एट पार 50,000। तो ये तो आपकी होगी कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें वैसे क्लियरली लिखा भी है, और ये आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा, एग्जिस्टिंग डेट को, अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया बस। देन पेड डिविडेंड्स, पेड किया है इसलिए कैश है, और किसी और फॉर्म में नहीं किया है, इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कैश में किया है, वरना लिखा होता क्लियरली। हाँ, रिडीमेबल डिबेंचर 27 के, रीपेड अ करंट लोन 1000। कैश दोनों। ठीक है, अब हम चलते हैं इस इक्वेशन, पहले आ गई ये वाली इक्वेशन की तरफ। तो इसमें क्या है, अब मैंने वो एग्जांपल पढ़ाया है इसलिए कि आपको नंबर्स अब याद रहेंगे जो ये बात करेगा। ठीक है, चेंजेस इन अनअर्न्ड रेवेन्यू एंड अनबिल्ड रेवेन्यू विल बी इंक्लूडेड, कहाँ गया, अच्छा, तो फ्रॉम हमने ये वो करी थी ना कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी कि क्रेडिट सेल्स उसमें प्लस ऐड और लेस एनी ट्रेड रिसीवेबल, अगर बड़ा डिक्रीज हुआ है तो ऐड, अगर बड़ा है तो लेस डिक्रीज, मतलब लेस। ठीक है, एंड राइट ऑफ्स। तो अब उनको देख लेते हैं नंबर फॉर्म में कैसे दिखेगा ये, और साथ में इन्होंने लिखा है changes in unearned revenue and unbilled revenue will be included as well. तो from exhibit 13.2 and 13.3 for Compass Company, सेल आपकी थी 925 के की, एक बार जल्दी से वैलिडेट कर लेते हैं, ये रही 925 के। ठीक है, राइट, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे सेल। ठीक है, तो सही बोल रहे हैं 925 के। एंड देन ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपके इंक्रीज हुए थे 34,000 से, ये हमने ग्रॉस वाला लिया है। ठीक है, इसमें प्रोविजन को बाहर रखा हुआ है। जो अगर मैं यहाँ बैलेंस शीट की बात करूं तो ये नेट नंबर्स थे, राइट। जब मैं इस पे सेकंड नंबर नोट पे गई तो ये ग्रॉस अमाउंट मेरा यही चल रहा था ना, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख एंड 134। इसमें एंटिसिपेटेड जो मेरे लॉसेस थे उनको लेस करके नेट मैंने बताया हुआ है, तो बैलेंस शीट में नेट गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियस है अभी वो लॉस हुआ थोड़ी है, वो मेरी एंटिसिपेशन है, तो इन्होंने क्या बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय 34 के ग्रॉस पे लिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो वो इंक्रीज हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, तो टेक्निकली वो माइनस होगा आपकी क्रेडिट सेल्स में से। ठीक है, अब फ्रॉम आइटम 11 ऑफ एग्जिबिट 13.3, कंपस कंपनी रोट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 10,000, ये हमने यहाँ पे देखा था 10,000 का राइट ऑफ किया था, ये जो राइट, ये ध्यान आ गया, ये हमने राइट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है कि वो तो लॉस हो चुका है, इट इज नॉट अ प्रोविजन एनी मोर, इट इज नॉट एन एंटिसिपेशन एनी मोर, ये तो हो चुका है। ठीक है, तो ये डूब गया 10,000 का पैसा। अपना, हाँ डूब चुका है पैसा 10,000 का। तो उन्होंने लिखा है कि कंपास कंपनी रोट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 10,000, दस कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज 881। अब वो 881 निकला कैसे है, 925 के -34, ओके। 34, जो क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है हमारे ट्रेड में, तो उसको हम माइनस करेंगे, इंक्रीज हुआ है तो। ठीक है, तो इसलिए -34 के एंड 10 के जो आपने राइट ऑफ किया है पूजा। ठीक है, तो अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि ये राइट ऑफ वाला है, फिर दूसरी जगह जाएंगे तो उसको भी समझते हैं कि वहां कौन से वाला कंसिडर किया है। ठीक है, तो जो राइट ऑफ हो गया है वो आपने यहाँ पे
अपनी उसमें से एडजस्ट कर दिया है सेल्स, क्रेडिट सेल्स में से, क्योंकि ऑब्वियस है क्रेडिट सेल्स में मैंने लिखा हुआ था मेरे को 100 के आने वाले हैं, ठीक है। अगर मुझे अब 100 के में से पता है 10 के तो मेरा बैड हो चुका है, अब वो बंदा ही भाग चुका है, मुझे मिलना ही नहीं है वो पैसा, तो ऑब्वियस है आप उसे राइट ऑफ को कम ही कर दोगे ना, ठीक है। तो हमने इसको इस ये एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए इन्होंने एक बताई थी, उसी को रीराइट हमने यहाँ पे ऐसे किया था, बट चलो इनकी एंडिंग बैलेंस देख लेते हैं। बिगनिंग बैलेंस हो गई आपकी, जो भी बिगनिंग बैलेंस था मेरा 100 के था ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है। उसमें जितनी भी क्रेडिट सेल्स करी है, तो क्योंकि हमें कैश सेल्स इस क्वेश्चन में कैश सेल्स अलग से नहीं बताई हुई ना, सीधा सारी की सारी बस सेल्स लिखी हुई है, राइट। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं क्रेडिट पे हो गई सारी सेल्स, हम नहीं, ये बुक में एज्यूम करके चले हैं ये कि सारी की सारी क्रेडिट पे ही हुई है फिर सेल्स, ठीक है। और यार एक जगह आपने बोला था ऊपर पेड डिविडेंड अगर कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम कर रहे हैं कैश है, तो फिर वो कैश ही रहेगा। पेड, हाँ वो तो कैश, पेड डिविडेंड है ना, पेड है ना मतलब, और यहाँ हाँ पे लिखा नहीं हुआ ना कि किस तरीके से पे किया है, तो वो कैश में ही पे हुआ है फिर तो। एज अ रूल डिविडेंड कैश ही होगा और नहीं, सेल्स क्रेडिट अगर होगी लिखा एज्यूम। नहीं है, हाँ मतलब अगर लिखा नहीं है, वरना तो जैसे लिखा है, कई बार मैंने बताया ना डिविडेंड, जैसे आपको खुद को बोनस शेयर्स मिल गए थे या कुछ मिल गया था ना आपको, तो कई बार डिविडेंड बोनस शेयर्स की फॉर्म में, कई बार जैसे आपको डिबेंचर मिल गए थे, हम्म तो वो नॉन कैश वे में आपने कर दिया। बेसिकली जब कंपनी के पास कैश नहीं होता, लेकिन उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है कि भाई डिविडेंड देंगे हम आपको फला फला डेट पे, उस डेट के पास आए तो पता लगा हो कैश तो है ही नहीं, अब कैसे दें, तो बोनस शेयर इशू कर देते हैं या डिवेंचर इशू कर देते हैं, तो ये नॉन कैश हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो हम इसलिए कैश मान के चल रहे हैं, वरना तो लिखते ना कि हमने बोनस शेयर इशू किए हैं या डिवेंचर इशू किए हैं, यार राइट। बोनस शेयर नॉन कैश क्यों हो गया? क्योंकि मतलब वो तो हम बस बुक्स में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे आपके, कि पहले आपने इतने शेयर्स थे अब उतने, कोई कैश एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन थोड़ी हुई। लेकिन मैं उसको बेच सकती हूँ ना, तो वो मेरा एसेट तो बढ़ा ना। आप हमेशा कंपनी की बुक्स में मत इन्वॉल्व हुआ करो, आप पूजा हैं, आपकी आइडेंटिटी कंपनी की आइडेंटिटी से डिफरेंट है, तो आप उसे कंपनी बेच से भी सकती सेम। हैं एज एन इंडिविजुअल। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने आपको सिर्फ शेयर्स इशू कर दिए हैं, आपको डिविडेंड कैश में देने की बजाय। तो भाई अगर मैं बेच सकती हूँ तो कंपनी को फिर खरीदना पड़ेगा ना शेयर, बात तो सेम आप ही तो हुई। नहीं, आप वो मार्केट तो में बेच रहे हो, कंपनी कंपनी मार्केट को में नहीं बेच बेच रहे, दोगे ना पूजा आप तो, कोई थर्ड पार्टी खरीदेगा। कोई भी तो खरीद सकता है फिर बोनस तो। तो कंपनी तो, शेयर कंपनी सिर्फ तब खरीदती है जब क्लियरली मेंशन हो क्वेश्चन में कि बाय बैक कर रही है कंपनी, ठीक है। अब आप एक अदरवाइज बार तो। ऊपर आना, हाँ एक बार ऊपर जाना जहाँ कैटेगराइजेशन ऑफ होता। ये हाँ हाँ यहाँ पे तो बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन इशू ऑफ बोनस शेयर इज अ नॉन कैश एक्टिविटी, आप ये बोल रहे हो। हाँ, ये है ना, कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी, कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी, ये नॉन कैश में दी तो हुई है तो आपके एग्जांपल। बोनस शेयर इज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी। अब डेट नहीं है, अब जैसे मान लो डिविडेंड है यार, अगर आपने डिविडेंड अनाउंस ही कर दिया है, मैं हम्म बोनस शेयर को नहीं बोल रही हूँ, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि डिविडेंड अगर आपने अनाउंस ही कर दिया है कि आप दोगे, ठीक है, एक्स वाई जी डेट को, जनरली पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि फ्यूचर में हम इस डेट को डिविडेंड देंगे, ठीक है। जिस डेट पे डिविडेंड देना उस डेट पे रियलाइज होता है कि पैसा ही नहीं है, पर देना तो है, ऐसे थोड़ी है कि आप फॉल्टर मतलब कर जाओगे, अनाउंस करने के बाद आप यू कैन नेवर गो बैक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेवर गो बैक बहुत थू थू हो जाएगी, इसीलिए यू जनरली डोंट गो बैक टू योर वर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए जब आपने अनाउंस कर दिया, आप फंस गए, अब अनाउंस कर चुके हो, पैसा है नहीं, इसलिए एज अ ऑप्शन आपने मतलब बोनस शेयर इशू कर दिए डिविडेंड के नाम पे। करेक्ट, तो मुझे बस यही लग रहा है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होना चाहिए ये सिमिलर नॉन टू कैश हाउ है, वी आर।
हाँ वही बस मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि सिमिलर टू इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर आना फाइनेंसिंग चाहिए। एक्टिविटी आप क्यों करते हैं? चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ पूजा, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते क्यों हैं इन द फंड्स फर्स्ट प्लेस? लेने के लिए या रिटर्न करने के लिए? एग्जैक्टली, बस 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 सही आंसर दे चुके हो। फंड्स लेने के लिए आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हो, राइट? या उन फंड्स को रीपे करने के लिए, करेक्ट? जब राइट। आपने किसी को बोनस शेयर डिविडेंड के बदले में इशू करे हैं, आपने फंड्स लिया है उनसे? नहीं। बस हम्म आपने खुद आंसर कर दिया, इट्स नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। ठीक है, हम्म तो कमिंग बैक टू अवर एग्जाम्पल, कहाँ पहुंच गए थे? तो पहुंच गए थे। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा? अब इन्होंने बेसिकली कैश कलेक्शंस निकाल ली 881 की, क्योंकि आपका बिगनिंग बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल का गिवन था, एंडिंग बैलेंस गिवन था, सेल्स आपकी गिवन थी, राइट ऑफ आपका गिवन था, तो बैलेंसिंग फिगर क्या थी आपकी? 881, जो कि क्या है आपका? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। वेरी गुड, ठीक है। अब सिमिलरली हमारा कैश पेड टू सप्लायर्स था और उसमें ये एग्जाम्पल था। अब इसको भी इन नंबर टर्म्स देख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर के सारे नंबर पढ़ लिए हैं। तो इसमें क्या है आपका? एग्जिबिट 13.2, 3 और 4 के रेफरेंस से। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 669 के, उस पे कहीं पे ना 1 लिखा हुआ था जो हमें नहीं मिला था, राइट? कि 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली थी ना। हम्म तो देखते हैं अब ये इसने आगे क्या किया इसके साथ। एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको 58 के वो अदर नोट में दिए हुए थे, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये था सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलग से 58 के, कहाँ ले पढ़ रहे हो ये? ये ना अदर नोट्स में 58 के। सॉरी दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, आप मार्क करोगे? अब देखा, मैंने सर्कल किया, अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। नंबर 6। तो 58 के, और वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 58 के, ठीक है। वो हमने अभी चेक भी किया। इन्वेंट्री जो है वो मेरी इंक्रीज्ड बाय 58 के ही है, से इन्वेंट्री बढ़ी है, वो हम जाके फटाफट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यस, इन्वेंट्रीज जो मेरी है ये इंक्रीज लिखा हुआ है 58 के से, राइट? 118 से 176 हो गई, ठीक है। बढ़ू आगे? ओके। ओके, तो अब हम चलते हैं, इन्वेंट्री भी हो गई। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज बाय 2000, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज और ट्रेड पेबल, इसलिए हम इन तीनों को देख रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले में लिखा है। तो अब यहाँ पे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज बाय 2000, वो कैसे पता लगे हमें? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ चले गए? अदर करंट एसेट में था, और अदर करंट एसेट नंबर 3 में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो गए ना, 5 से 3 रह गए, तो 2000 से डिक्रीज हुआ है। वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, डिक्रीज बाय 2000। एंड ट्रेड पेबल जो है वो डिक्रीज बाय 14,000। ट्रेड पेबल क्या है अब आपका? ट्रेड पेबल 14,000, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में आता है ट्रेड पेबल। तो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 14,000, 193 से 179 ही रह गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 14,000, ये भी चेक हो गया हमारा नंबर, ठीक है। नाउ अब उसने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं वो पढ़ने वाले। सिंस depreciation expense and bad debt expense appears as separate items on the statement of profit and loss, there is no need to deduct them from expenses, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे दोबारा जाते हैं।
हमने ये देखा था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है और यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ये हाँ बात हमने नोट करी, राइट। तो हम्म इससे हमें क्या पता चल गया, अगर क्वेश्चन में कि वो आपको कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन गुड सोल्ड और डेप्रिसिएशन अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्टेड डेप्रिसिएशन नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है, हाँ, एडजस्टेड नहीं है। तो एडजस्टेड होगी तब हमने यहाँ पे इसको माइनस करना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, बट क्योंकि एडजस्टेड है ही नहीं तो मत कंसिडर करो ना। जब इसमें है ही नहीं तो हम बस ठीक है, तो सिर्फ ये सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, होती तो हमें माइनस करनी थी, ठीक है। तो वही बात इसने बस यहाँ पे लिखी है कि सिंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड बैड, अब बैड डेट को भी देख लेते हैं। अब बैड डेट जो हमारा दिया हुआ है, वैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका ये दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस, अदर लॉसेस 79,000 के, राइट। हाँ जी। और नोट दिया हुआ है सिक्स्थ नोट। तो सिक्स्थ में अगर मैं जाके पढ़ूं तो मुझे सिक्स्थ का ब्रेकअप दिया हुआ है कि 79,000 आया कैसे कैसे। एक तो आया 58,000, ठीक है, एक आया 12,000 और एक आया 9,000। 58,000 क्या है मेरा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बैड डेट मेरा अलग से दिया हुआ है। तो अगर मैं सीधा यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ही उठा लूं, ठीक है, तो मेरे को मतलब फिर बैड डेट माइनस करने की जरूरत नहीं है ना। मुझे तो बैड डेट कब माइनस करना था, जब अगर वो पार्ट होता मेरा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इस पे बी डाल के लिखा हुआ है ना, ये बैड डेट एक्सपेंसेस पे। तो बी को अगर आप पढ़ोगे, इफ इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ही लेस करना है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से डेप्रिसिएशन कब लेस करनी है, इफ डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमने देखा कि हमने दोनों ही इंडिविजुअली अलग अलग ले लिए, इसलिए ये दोनों लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने ऊपर वाली फिगर्स नंबर्स में एडजस्ट ही नहीं, मतलब थे ही नहीं, है पार्ट ही नहीं थे। जब पार्ट ही नहीं थे तो आप लेस भी नहीं करोगे, ठीक है। गॉट इट। हाँ, तो अब हम क्या आ गया हमारा फाइनल नंबर निकल के, इसी फॉर्मूला में जब मैं उस नंबर को लगाऊं तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 669 के, 797। उसमें उसमें आपने 58 के इन्वेंट्रीज जो है आपकी, वो क्या हुई है, आपकी इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई है, राइट। तो सेलिंग आपने एंड ऐड कर दिया ये तो 58,000 तो वो था ना, सेलिंग एंड दोनों, एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ हाँ दोनों ही है, कोइंसिडेंटली दोनों ही हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये आपका प्रीपेड हो गया, ये आपका, एक मिनट, अच्छा शायद मैंने कुछ, एक मिनट देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। वो तो है ही, बट एक दो नंबर है 58 के, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से कौन कौन से थे। एक तो आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज यू राइटली मेंशन 58 के, ठीक है, और दूसरा मेरा 58 के की इन्वेंट्री है, राइट। हम्म तो हम दोनों ही सही बात बोल रहे थे। तो हम्म यहाँ पे वापस आए, तो क्योंकि मेरी इन्वेंट्री में इंक्रीज आया है, और इंक्रीज अगर इन्वेंट्री में होता है तो आप उसको प्लस करते हो, ठीक है। हम्म इसलिए आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इन्वेंट्री को प्लस किया, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे ही आपने प्लस करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए वो भी प्लस कर दिया आपने, या ये कह लो कि पहले आपने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के 58 के करे, फिर अब उसमें एडजस्टमेंट्स जब करी तो इंक्रीज था तो वो 58 के ऐड किए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका अ, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस को देखो तो वो 2K से कम हुआ है, क्योंकि पहले 5,000 था अब 3,000 रह गया, तो कम हुआ है ना वो। और कम को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, डिक्रीज, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इसलिए आपने 2K माइनस कर दिए। लास्ट आपका ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल आपका क्या है, इंक्रीज हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं जस्ट क्विकली, ट्रेड पेबल्स यहाँ पे सही, ट्रेड पेबल आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले 193 के था, ठीक है, अब आपका 179 के रह गया है, तो ट्रेड पेबल डिक्रीज हुआ है। तो अगर ट्रेड पेबल डिक्रीज होता है तो इन्होंने क्या बोला, ऐड करना है उस नंबर को, हम्म ठीक है। अगर वही इंक्रीज हुआ होता तो लेस करते, बट डिक्रीज हुआ है क्योंकि नेट इफेक्ट, तो इसलिए ऐड किया है यहाँ पे। तो अब आपका फाइनल नंबर आ गया है ये। तो दिस इज कैश पेड टू एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स 707
97 की। इसको तो याद ही करना पड़ेगा ये इक्वेशन। एग्जैक्टली वही मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि अगर इसको याद से ही कर लो। डायरेक्ट मेथड ना, इसीलिए मुझे ना थोड़ा सा वो लगता है कि वैसे तो देखो, अगर आप फंडे के हिसाब से समझना चाहो तो भाई कहना क्या चाहता है भाई कि आपका कैश सेल्स निकाल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकाल रहा है। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या है? वो इनफ्लो निकाल रहा है बेसिकली, राइट? और यहाँ पे कैश पेड टू एम्प्लॉय सप्लायर्स और एम्प्लॉयज निकाल रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो आउटफ्लो है आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में आपको यही करना होता है कि कैश वाली ट्रांजेक्शन को कंसीडर करना होता है और अक्रूवल फक्रूवल वाली इन सबको, इनका इम्पैक्ट हटाना होता है। उसका इम्पैक्ट हटाने के लिए ही ये डिटेल्ड फॉर्मूला बनाया हुआ है इन्होंने। तो इस फॉर्मूला को अगर आप मतलब थोड़ा सा याद कर लो तो इजी हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो देन आपका लास्ट हो जाएगा इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स पेड। अब इसमें भी पेड अमाउंट, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड के को समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये भी आपका पेड अमाउंट हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड यानी कि जितना सिर्फ पे किया है, जितनी लाइबिलिटी है मेरी इनकम टैक्स की, ये है वो है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने क्या पे किया है, पे क्यों? क्योंकि वही मेरा कैश आउटफ्लो है, राइट? और डायरेक्ट मेथड में आप सिर्फ कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो पे ध्यान दे रहे हो, आलतू फालतू प्रोविजंस पे ध्यान नहीं दोगे, उनको एडजस्ट कर दोगे। ध्यान तो देना है लेकिन उनको एडजस्ट कर दोगे। तो अब मैं बात करूं अगर इनकम टैक्स पेड, सो द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड यूजुअली डिफर्स फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस क्योंकि क्या होगा आपका, जो पेबल भी है वो भी हमने इंक्लूड कर लिया होगा एक्सपेंस में। So the Okay. difference between tax payment and tax expense is the tax payable or refundable amount. ठीक है। ठीक है? Besides, deferred tax does not affect cash. एक इसके अलावा deferred tax भी होता है, वो आपका कैश को इम्पैक्ट नहीं करता। तो देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। If the tax expense is more than tax paid, यानी कि आपका टैक्स का एक्सपेंस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस लिखा होगा यहाँ पे, टैक्स एक्सपेंस कितना है? 27 के। ठीक है, तो 27 के अगर आपका, सॉरी, टैक्स एक्सपेंस जो है इज मोर देन टैक्स पेड, सो देर इज एन इंक्रीज इन द टैक्स पेएबल ड्यूरिंग द करंट पीरियड। देखो, आपका टैक्स एक्सपेंस निकल के आया 50,000 लेट जस्ट से, ठीक है? आपने पे कितना किया है? 45,000, ठीक है? तो इसका मतलब 5,000 और देने ही है ना। तो वो टैक्स पेबल में वो बस इसी बात को बोल रहा है। तो ये आपकी लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा कि ये क्योंकि पेबल है, राइट? तो बस वो यही समझा रहा है आपका। एंड सिमिलरली, इफ टैक्स एक्सपेंस इज लेस देन टैक्स पेड, यानी कि टैक्स एक्सपेंस इज लेस देन, यानी ये मेरा टैक्स एक्सपेंस था, इस अब अगर मैं बात करूं और ये मैंने पे किया है, ये मैंने पे किया है, मैंने 50,000 पे कर दिया, जबकि मेरा 45,000 का टैक्स का एक्सपेंस आ रहा था। ठीक है, तो तब क्या होगा? देर इज अ डिक्रीज इन टैक्स पेबल। तो पुराना, इसका मतलब ये जो 5,000 एक्स्ट्रा जो मैंने पे कर दिए हैं, ये पुराने किसी जो मेरा टैक्स की लाइबिलिटी बनी हुई थी उसको पे कर दिया, राइट। ठीक है? तो इसलिए मेरा जो पेबल है, जो मेरा बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी खड़ा था, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने एडिशनल 5K पे किया है फ्रॉम व्हाट आई वाज सपोज टू पे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स एक्सपेंस प्लस अगर किसी तरीके का पेबल में डिक्रीज आया है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर पेबल में किसी तरीके का इंक्रीज आया है तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जिबिट्स को दोबारा रेफर करेंगे। अभी हमने देखा है एक्सपेंस में, हमने अभी अभी देखा है 27K था, राइट? P&L में तो हमने तो इनकम टैक्स का एक्सपेंस मेरा है 27K, एंड पेबल को चेक कर लेते हैं, लाइबिलिटीज में दिखेगा क्योंकि पेबल है तो लाइबिलिटी। तो यहाँ पे दिख रहा है आपका करंट टैक्स लाइबिलिटीज,
15,000 से इंक्रीज 35 हुई है, किया। ठीक है। 15,000 से इंक्रीज हुई है, मतलब जितना हमारा पे करना था हमने एक्चुअल में पे उससे कम किया है, इसका मतलब 27 पे करना था, तो इसलिए बढ़ गई वो। तो अब देख लेते हैं, तो हमारा इंक्रीज बाय 15,000, तो उसको हमने एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो लेस करेंगे एक्सपेंस में से। तो टैक्स एक्सपेंस था 27 के, लेस किया 15 के, तो इसका मतलब पे मैंने सिर्फ 12 के ही किया है, समझ गए। तो इस इतना मतलब डिफिकल्ट तरीका होता है इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स को ढूंढने का, देख रहे हो, मतलब ढूंढते रहो ढूंढते रहो। वैसे मैं आपके दिमाग में क्यों भर रहा हूँ ये, अगर आपको ये मेथड इजी लगे तो है। हाँ ठीक है सॉरी प्लीज। तो अब ये जितनी भी ये तीन हमने ये चीजें देखी इंपॉर्टेंट, ये तीनों अभी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड थी, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपके रिलेटेड थी, तो इसलिए अब वो आपको एक कैश फ्लो शीट बना के दिखा रहे हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। एग्जिबिट 13.6 प्रेजेंट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 13.6 यानी ये अभी आएगा, ठीक है। फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड, recall from the foregoing discussions that Compass Company has the following operating items. Cash received from customer था, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना ये कैश received from customer 881 के, राइट। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम सिर्फ कैश रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, तो हमने कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकाला था 881 के, तो उसने वही बताया 881 के। एंड कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज 797, ये भी अभी हम ऊपर कैलकुलेट करके हटे हैं, राइट। 797 यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। एंड देन आपका इनकम टैक्स पेड, तीसरी चीज वो है 12,000 की। तो ये तीन हमने कैश ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी, अब अपार्ट फ्रॉम सो मेनी ट्रांजेक्शंस, मतलब फॉर्मूले की हेल्प से उनको यहाँ वन लाइन में लिख दिया इन लोगों ने। सो द रिजल्ट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 72,000। अब उसको देख लो रिप्रेजेंट कैसे किया है इन्होंने। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, उसमें से कैश पेड टू सप्लायर आपने लेस किया, क्योंकि ये मेरा इनफ्लो था। ये क्लियर है हम लोग इस बात को लेके कि कस्टमर से पैसा आ रहा है तो ऑब्वियस है मेरा इनफ्लो है, ठीक है। उसमें से मैंने क्या लेस किया, मैंने अपना आउटफ्लो लेस किया, एक तो जो मैंने सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज को पे किया है 797, तो मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया 84 के, यानी मैंने जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटी की उसमें मेरा 84,000 का कैश जनरेट हुआ है। जनरेट मतलब पॉजिटिव है, आया ज्यादा गया कम, तो जनरेट किया है मैंने 84,000 का कैश। अब उसमें से मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया 12,000 का, ठीक है। तो नेट कितना कैश हुआ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 72,000। सो इस टैक्स तरीके, ऊपर वाले टेबल में नहीं था, हाँ ऑपरेटिंग जी, वाले इसमें हाँ जी, टैक्स ऊपर वाले में हमने नहीं निकाला था कहीं भी। ये रहा ना टैक्स, अभी तो निकाला, ये रहा हाँ ना निकाला टैक्स है ही तो बट निकाला। अलग से निकाला है, मतलब उन दोनों कैश कैटेगरीज में नहीं निकाला था। ओके। नहीं, तो ये तीनों ही कैश कैटेगरी हैं, तीन कैश कैटेगरी हैं। नंबर हाँ 1, रिसीव्ड पेड और टैक्स। हाँ टैक्स, हाँ मतलब टैक्स को अलग से करा है। दो हम्म मतलब पेड में बेसिकली दो कैटेगरीज हो गई आपकी, एक तो आपकी जो नॉर्मल सप्लायर्स और एम्प्लॉयज वाली, और हम्म दूसरी आपकी जो गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है वो। तो हम्म, पेड में दो निकाली है आपने, रिसीव ठीक आपने है। एक एक जगह से जहां से। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था, ये याद रखना आपने, ये जो हमने फॉर्मूलेज जो हम्म तीनों देखे हैं, दिस इज ओनली फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि अगर मैं आपको P&L की तरफ दोबारा लेके जाऊं ना, तो हम्म, यहाँ पे 13,000 की मेरी अदर इनकम भी है, ठीक है। तो इससे भी हो सकता है कुछ ना कुछ तो कैश जनरेट हुआ ही होगा, लेकिन क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही देख रहे थे थ्रू डायरेक्ट मेथड, और इंटरेस्ट रिसीव मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्वालिफाई करता है, राइट। अदर हम्म, या सॉरी अदर इनकम, और अदर इनकम में मेरे पास दो थे ना, और यहाँ मैंने बोला था आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। वो ऐसे ही हम्म, पता नहीं उस टाइम पॉइंट आउट कर दिया था, तो क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसलिए ये मैंने कंसिडर नहीं किए थे अभी तक,
और ऐसी और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब आपने जब हमने ये किया, आपका वो कहाँ चला गया? तो पूजा, अब आप ये समझे कि यहाँ पे ये जो बैड डेट वाला आपका ये जो डाउट था, ये क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ फॉर नाउ। इस बैड डेट को तभी रिड्यूस करना है आपने जब आपके वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऑलरेडी कंसिडर्ड हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एग्जिबिट्स में ब्रेकअप दे दिया था, तो मैंने बैड डेट को पहली कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। समझ गई। तो सीधा मैंने यहाँ पे 58,000 का वो कर दिया। और जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल में राइट ऑफ किया, वो मैंने अपने, क्योंकि वो मेरा कैश को इम्पैक्ट करेगा, कैश रिसीवेबल को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मेरा ट्रेड रिसीवेबल था, अब नहीं मिलेगा तो कैश इम्पैक्ट होएगा, तो इसलिए ये वो मैंने यहाँ कंसिडर किया। आई होप वो डाउट अब आपका हट गया, राइट? हाँ वो हट गया। एक बार ही एक और एग्जांपल खुद कर लेना चाहिए पहले, है ना? अच्छा, अब एक बार हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी देख लें, इन सारी एक्टिविटीज को। अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है तो ही देखते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी भूल जाएंगे। मतलब आप बताओ। आइडियल इनडायरेक्ट वैसे आसान होता है आइडियल सिनेरियो में अगर मैं रिस्ट्रिक्ट। बात करूं, तो आपको इस वक्त फिर कैश से मतलब डायरेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जब एक बार वो मन में रच बस जाए, तब आपको इनडायरेक्ट की तरफ जाना चाहिए। ये तो ये आइडियल जो सिनेरियो है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13.2 है, ये कर ले हम्म, क्या फिर? हाँ मतलब अभी आप कह रहे हो इसको करना है? नहीं नहीं, खुद से। हाँ, खुद से, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आगे भी क्वेश्चंस आपके मतलब दिए हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से। तो आप भी ये सॉल्व कर लोगे सो दैट वी कैन चेक द सॉल्यूशन, एंड गौतम और मैं ये प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से। ठीक है, तो अभी आप हमने बस कैश फ्लो के बेसिक्स समझे हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट मेथड समझा है, और इसके काफी बियॉन्ड है हमारी, क्या 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 है? नाम है इसके मतलब कैश फ्लो में अभी आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज भी तो देखनी बाकी है ना यार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इम्पैक्ट एंड दूसरी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अभी वो भी नहीं देखी है, और अभी हमने इनडायरेक्ट मेथड भी नहीं देखा है, ठीक रिकॉर्डिंग है। स्टॉप हो गई?